टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द एपोकलिप्स। अध्याय 371, मोक्ष के सुनहरे पंख। काली वैनें एक सुनसान राजमार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही थीं, जो लगभग लताओं से ढका हुआ था। टायर तनकोनों से गुजरते समय चीख रहे थे। अंदर मनुष्य तनाव में बैठे थे, उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं, उनकी आवाज़ें घबराहट से भरी हुई थीं। हवा पसीने की गंध से भरी हुई थी, क्योंकि वे उन्मत्त फुसफुसा रहे थे। यह इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। उनमें से एक ने अपनी सीट के किनारे को पकड़ते हुए कहा, हमें प्रयोगों के लिए केवल कुछ कमज़ोर लोगों को पकड़ना था, पूर्ण पैमाने पर ड्रैगन हमले में नहीं फंसना था। पीछे की ओर बैठे एक अन्य व्यक्ति ने कांपते हुए हाथ से अपना माथा पोंछा। हाँ, वे ड्रैगन और उत्परिवर्तित वाइवन कहाँ से आए? वे इंटेल में नहीं थे। मुझे नहीं पता यार, एक तीसरी आवाज़ निराशा में चिल्लाई। हमने इस क्षेत्र की कई सप्ताह तक तलाश की, कोई बड़ी गतिविधि का संकेत नहीं मिला, बस निम्न स्तरीय ड्रैगनकिन की छिटपुट रिपोर्टें। खिड़की के पास बैठे एक युवा व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुमने उस काले रंग के व्यक्ति को देखा? उसने आधे जंगल को ऐसे जला दिया जैसे कुछ भी नहीं था। और फिर भला लिए वह पागल व्यक्ति और तीर चलाने वाला व्यक्ति, ये क्या चीजें हैं? एक अन्य व्यक्ति, जो समूह का स्पष्ट नेता था, ने वैन के डैशबोर्ड पर अपनी मुट्ठी पटक दी। धमाका। बस, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास माल है, बस इसे सुविधा तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही वे बहस करते रहे, पीछे बैठा एक व्यक्ति अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखें विंडशील्ड के पीछे आसमान पर टिकी हुई थीं। रुको, रुको, वह क्या है? अन्य लोगों ने उसकी निगाह का अनुसरण किया, अपनी गर्दन विंडशील्ड की ओर घुमाई। एक आकृति ऊपर उड़ती हुई दिखाई दे रही थी, जो क्षण भर के लिए सूरज को रोक रही थी। बहुत आगे सुनहरे पंख फैले हुए थे, सफ़ेद और काले रंग के तराजू धूप में पॉलिश किए हुए ऑब्सीडियन की तरह चमक रहे थे। यह एलिस्टर था। उसके तराजू एक दूसरी दुनिया की चमक के साथ चमक रहे थे। उसकी निगाहें ठंडी और तीव्र थीं, क्योंकि वह इंसानों को अपने माल के साथ बेतहाशा भागते हुए देख रहा था। अपहृत ड्रैगनकिन। ओह नहीं, एक आदमी ने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ वैन के इंजन की आवाज़ के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। क्या वह दूसरा ड्रैगन है? नेता का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ, नहीं, वह सिर्फ एक ड्रैगन नहीं है, यह उससे भी बदतर है। मैंने उसे एक बार वाइवन को यह बताते हुए देखा था कि क्या करना है। मुझे लगता है कि यह उनका नेता हो सकता है। एलिस्टर की सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं, काली वैन के काफिले पर टिक गईं। हम भाग नहीं रहे हैं, एक आदमी हकलाते हुए बोला, उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये खत्म हो गया है। नेता ने अपने दांत पीसते हुए चिल्लाया, चुप रहो और फर्श पर बैठो। हम अभी भी। उसके शब्द बीच में ही रुक गए, जब एक धीमी गूंजती हुई दहाड़ हवा में गूंज उठी, जिसने तेज गति से चलने वाले वाहनों के नीचे की जमीन को हिला दिया। दहाड़, गगनभेदी दहाड़ हवा में गूंज उठी, एक ऐसी आवाज़ जो शारीरिक बल से कहीं अधिक वजनदार थी। ऐसा लग रहा था मानो एलिस्टर की शक्ति का सार एक ही भारी चीख में समा गया हो। वैन के अंदर अराजकता फैल गई। इंसानों ने अपने सिर पकड़ लिए, दर्द से चीख रहे थे। ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग में आग लगी हो, किसी अदृश्य दबाव में जल रही हो। कुछ लोग हिंसक रूप से कांप रहे थे, अन्य अपनी सीटों पर गिर गए, तीव्र दर्द के कारण सुसंगत शब्द बनाने में असमर्थ थे। यह क्या है? ऐसा लगता है जैसे मेरी खोपड़ी फट रही है, एक आदमी हकलाते हुए बोला, उसकी आवाज़ कांप रही थी। लीड वैन का ड्राइवर हॉर्न लगा, उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील से फिसल रहे थे, क्योंकि वह नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं सोच नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता। उन्हें पता नहीं था कि यह एलिस्टर की क्षमताओं में से एक थी, जो उसके सबसे हालिया लेवल अप से अर्जित की गई थी। ओवरलॉर्ड स्टन रोअर। यह एक ऐसा कौशल था जिसका उद्देश्य दुश्मनों को वश में करना था, उन्हें विशुद्ध जादुई और मानसिक शक्ति से अचेत करना था। कौशल विवरण। ड्रैगन ओवरलॉर्ड की दहाड़ निरपेक्ष है, क्योंकि यह सभी चीज़ों के अंत और शुरुआत की घोषणा करती है। दहाड़ का प्रकार। स्टन। प्रभाव, शत्रुओं को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से अचेत कर देता है। लक्ष्य की क्षमताओं के आधार पर अचेत करने की अवधि भिन्न हो सकती है। दहाड़ का प्रभाव तत्काल और पूर्ण था। हर वैन रुक गई, उनके इंजन निष्क्रिय हो गए और सवार पीड़ा में तड़पने लगे। उनके ऊपर एलिस्टर ने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी आवाज़ शांत थी और उसने कहा, शैटरिंग स्पेस लॉ। एक पल में वैन के चारों ओर की हवा झिलमिला उठी, अशांत पानी की तरह लहरें उठीं। एक कर्कश ध्वनि ने सन्नाटे को भर दिया, क्योंकि अंतरिक्ष खुद ही टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था। वैन के भीतर कैद ड्रैगनकिन को अचानक टेलीपोर्ट किया गया। वे खुले में दिखाई दिए, गंदगी वाली सड़क पर बिखरे हुए। उनके शरीर पर ऐसी वस्तुएं थीं जो उन्हें बंदी बनाए रखती थीं। काले और पीले रंग के कफ उनकी गर्दन, कलाई और टखनों को बांध रहे थे। कुछ बेहोश पड़े थे, उनके शरीर लंगड़े और पस्त थे। अन्य लोग सीधे बैठे थे, घबराहट में आंखें चौड़ी करके अपने आसपास देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र ऊपर मंडराते हुए व्यक्ति पर पड़ी, उनका डर विस्मय में बदल गया।
एलिस्टर हवा में मंडरा रहा था, उसके पंख फैले हुए थे और वह चमकती हुई रोशनी से चमक रहा था। यह इतना शानदार प्रदर्शन था कि ड्रैगनकिन मंत्रमुग्ध हो गए। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, जिसे केवल फुसफुसाहटों ने तोड़ा जो समूह में लहर की तरह फैल गई। अधिपति, यह अधिपति है। उनकी बड़बड़ाहट तेज होती गई जैसे जैसे उनकी पहचान उन पर हावी होती गई। एलिस्टर की सुनहरी नज़र थोड़ी नर्म हुई जब उसने उन्हें संबोधित किया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके स्वामी यहाँ हैं। एक तरल गति के साथ उसने अपना हाथ फिर से उठाया और कहा, गुरुत्वाकर्षण नियम को बदलना। ड्रैगनकिन जमीन से उठने लगे, उनके शरीर उनकी ओर तैरने लगे जैसे कि किसी अदृश्य धारा द्वारा बह रहे हों। कुछ लोग आश्चर्य में डूब गए जबकि अन्य सहज रूप से अपने उद्धारकर्ता की ओर बढ़े। उसकी उंगलियों के एक झटके से उनकी गर्दन, कलाई और टखनों को बांधने वाली हथकड़ियां नाजुक कांच की तरह टूट गईं। बचे हुए लोग जमीन पर गिर गए, जिससे ड्रैगनकिन आखिरकार आज़ाद हो गए। समूह में भावनाओं की एक लहर दौड़ गई, राहत, विस्मय और बेलगाम खुशी। यह अधिपति है, ये वास्तव में वह है। हम बच गए, हम अधिपति को अपना सम्मान देते हैं। उन्होंने अपना सिर झुकाया, उनकी आवाज़ कृतज्ञता से भरी हुई थी जबकि कुछ के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उनकी कृतज्ञता को देखते हुए एलिस्टर की अभिव्यक्ति नर्म हो गई। उसकी आवाज़, हालांकि आज्ञाकारी थी, शांत और आश्वस्त करने वाली थी। अपने आप को शांत करो, अब तुम सुरक्षित हो। वह रुका, अपने शब्दों को समझने की कोशिश की। मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे परिवारों से फिर से मिला दूंगा। अभी के लिए जान लो कि तुम आज़ाद हो और मेरी सुरक्षा में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ड्रैगनकिन ने उसे पूरे भरोसे से देखा, उनका उत्साह बढ़ा। एलिस्टर को भी अपने सीने में गर्मी महसूस हुई जब उसने उनकी राहत को उम्मीद में बदलते देखा। यह उसका कर्तव्य था, उसकी जिम्मेदारी, और वह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वैन में सबसे पहले इंसान ने हलचल मचाई। उसका सिर आगे की ओर झुका हुआ था, वह कराह रहा था, अपनी कनपटी को पकड़ रहा था। क्या हुआ? उसने बड़बड़ाया, उसकी आवाज़ धीमी थी। उसकी धुंधली धीमी दृष्टि विंडशील्ड के बाहर के दृश्य पर केंद्रित थी और उसकी सांस उसके गले में अटक गई थी। एक और आदमी, अपने माथे को रगड़ते हुए और तेजी से पलकें झपकाते हुए, ऊपर मंडराते हुए मानवरूपी ड्रैगन को देखकर चौंक गया। अब उसके चारों ओर दर्जनों तैरते हुए ड्रैगनकिन थे, उनके शरीर सूरज की रोशनी में हल्के से चमक रहे थे। क्या वे ड्रैगनकिन हैं? उसने असमंजस में फुसफुसाया। उसके बगल में खड़ा आदमी, जो अब पूरी तरह से जाग चुका था लेकिन स्पष्ट रूप से भ्रमित था, उसकी निगाहों का अनुसरण कर रहा था। वे अब वैन में नहीं हैं, उसने कर्कश स्वर में कहा। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखें चौड़ी हो गई हैं। माल चला गया। वे सब चले गए। कैसे? एक और आदमी ने झट से कहा, उसकी आवाज़ में घबराहट बढ़ रही थी। वह अपनी सीट पर मुड़ गया, टूटी हुई पिछली खिड़की से बाहर देखने के लिए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाया। वे कसकर बंद थे। ऐसा नहीं हो सकता। अरे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एक आदमी अचानक चिल्लाया, दरवाजे के हैंडल से लड़खड़ाते हुए। उसकी सांसें उखड़ रही थीं क्योंकि वह वैन से बाहर गिर गया, मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था। मेरे लिए रुको, एक और आदमी चिल्लाया, अपने दरवाजे को लात मारते हुए। वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरा लेकिन अपने घुटनों पर गिर गया। उसके पैर कांप रहे थे जैसे कि वे अब उसकी बात नहीं मान रहे थे। बाहर निकलने वाला पहला आदमी दूसरों की ओर मुड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। हमें भागना होगा, वह चीज़, ये हम सबको मार डालेगी। लेकिन मैं अपने पैरों को भी ठीक से महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। एक और कराह उठा, खुद को संभालने की कोशिश करता रहा और असफल रहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत ही टूटी हुई सड़क पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसके माथे से खून बह रहा था। उस दहाड़ ने हमें क्या नुकसान पहुंचाया? ऊपर एलिस्टर की तीखी आंखों ने भागने के उनके दयनीय प्रयासों को देखा। वह अपने आसपास मंडरा रहे ड्रैगनकिन की ओर मुड़ा। यहाँ रुको, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मेरे नीचे अभी भी मूर्ख हैं जिन्हें न्याय की आवश्यकता है। ड्रैगनकिन अपने स्वामी की बातें सुनकर उत्साहित थे। वे उनका उत्साहवर्धन करने लगे। करो, अधिपति, एक चिल्लाया, उसकी आवाज़ क्रोध से कांप रही थी। उन्होंने हमारे साथ जो किया, उसका बदला उन्हें दो। मेरी माँ का बदला लो। एक और ड्रैगनकिन चिल्लाया, उसके हाथ मुट्ठी में भीगे हुए थे। उन्हें उनके अहंकार के परिणाम दिखाओ। एलिस्टर ने उन्हें थोड़ा सा सिर हिलाया, फिर थोड़ा नीचे उतरा। उसकी सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं। उसने पेट्रीफाइंग गेज को सक्रिय किया, जो एक अदृश्य ग्रे तरंग में उससे निकलने वाली शक्ति थी। नीचे भाग रहे मनुष्यों में से एक अचानक लड़खड़ा गया और एक धमाका। रुको, उसने दूसरों पर चिल्लाया, उसकी आवाज़ हताशा से फट गई। मुझे मत छोड़ो, मेरे पैर में कुछ गड़बड़ है। उसके सबसे नज़दीकी आदमी ने पीछे देखा, उसका चेहरा निराशा में मुड़ गया। क्या तुम मूर्ख हो? तुम हमें अभी इंतज़ार करने के लिए कह रहे हो? भागते रहो। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसके शब्द उसके गले में ही मर गए। गिरे हुए आदमी का पैर टूट गया था।
फिर भी उसमें से खून नहीं बह रहा था, वह पत्थर बन गया था। जहां वह टूटा था वहां पर दांतेदार दरारें पड़ गई थीं। पत्थर बनने की प्रक्रिया उसके शरीर में और आगे बढ़ गई। धूसर रंग उसकी त्वचा को खा रहा था। क्या, यह क्या है? एक आदमी हकलाया, उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि वह डर के मारे पीछे की ओर लड़खड़ा रहा था। एक और आदमी चिल्लाया क्योंकि उसका हाथ सख्त होने लगा था। नहीं, मेरा हाथ, ये पत्थर बन रहा है। भागने वाले लोगों में से एक ने अपना चेहरा पकड़ लिया, उसकी आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं। मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है, ऐसा लगता है कि वे जल रहे हैं। उसकी चीख तेज हो गई क्योंकि उसकी पुतलियों में पत्थरी जमने लगी, जो उसके चेहरे पर बर्फ की तरह फैल गई। एक और हवा के लिए हौंफता हुआ अपनी जगह पर ही रुक गया, अपनी छाती को पकड़ लिया। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा दिल धीमा हो रहा है? उसने घुटते हुए कहा। उसकी सांसें उथली असमान रूप से आ रही थीं। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। यह क्या है? उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था और वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा, अपने कवच को नोच रहा था। दूसरों को देखते हुए उसे कुछ एहसास हुआ। हर किसी के लिए पत्थरी जमना एक ही जगह से शुरू नहीं हुआ था। मुझे मत बताओ। नहीं, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। कांपते हाथों से उसने अपने उपकरणों को फाड़ दिया, अपनी शर्ट को फाड़कर अपनी छाती को देखा। उसकी छाती पहले से ही पत्थर से आधी ढकी हुई थी। कठोर सतह उसकी पसलियों के ऊपर से होकर उसकी गर्दन की ओर बढ़ रही थी। बाकी लोग डरे हुए थे क्योंकि उनके साथी एक एक करके गिर रहे थे, उनके शरीर पत्थर के श्राप के आगे झुक रहे थे। जब उन्हें अपने भाग्य की अपरिहार्य प्रकृति का एहसास हुआ तो समूह में दहशत फैल गई। उनके ऊपर एलिस्टर ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आवाज़ धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी। तुमने ड्रैगनकिन को कैद करने की हिम्मत की। अब तुम सभी को अपने कार्यों का भार उठाना होगा। एलिस्टर की आवाज़ गूंज उठी जब उसने कहा, गुरुत्वाकर्षण नियम को चकनाचूर करना। उसके पीछे की जमीन हिंसक रूप से कांप उठी क्योंकि टूटी हुई सड़क के टुकड़े हवा में उठने लगे। डामर, मिट्टी और मलबे के बड़े बड़े टुकड़े प्रकृति की पकड़ को धता बताते हुए ऊपर की ओर तैरने लगे और उसके ऊपर एक साथ जमा होने लगे। यहाँ तक कि ड्रैगनकिन भी इस प्रदर्शन को देखकर विस्मय में थे। क्या वह दुनिया के नियमों को फिर से लिख रहा है? एक ने फुसफुसाते हुए कहा, उनकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। दूसरे ड्रैगनकिन ने उत्तर दिया, यही कारण है कि वह अधिपति है। वह वास्तविकता के नियमों को स्वयं नियंत्रित कर सकता है। तैरता हुआ मलबा ऊपर उठता रहा, जिससे चट्टान और मलबे का एक विशाल ढेर बन गया। नीचे खड़े मनुष्य बनते हुए गोले की छाया को बड़ा होते देख घबराने लगे। रुको, उनमें से एक ने बुदबुदाया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या उसका मतलब है? दूसरे आदमी ने गंभीरता से उत्तर दिया, ऐसा लगता है ये शाब्दिक है। यह हमारे कार्यों का भार है। चट्टान का गोला, जो अब विशाल हो गया था, आकाश में अशुभ रूप से मंडरा रहा था। इसके विशाल आकार ने युद्ध के मैदान पर एक विशाल छाया डाली, जिससे सूर्य का प्रकाश मंद हो गया और मनुष्य अंधेरे में समा गए। एलिस्टर की सुनहरी आंखों की चमक इस अंधेरे में सूरज से प्रतिद्वंद्वी थी जब वह फिर से बोला, गुरुत्वाकर्षण नियम में परिवर्तन। विशाल गोला सिकुड़ने लगा, चट्टानें एक बहरा करने वाली आवाज़ के साथ आपस में घिसटने लगीं। गोला घना होता गया और सघन होता गया, लेकिन वह विशाल बना रहा। उसने नीचे डरे हुए मनुष्यों को संबोधित किया, आभारी रहो मनुष्यों, क्योंकि तुम ड्रैगन के अधिपति के हाथों अपना अंत पाओगे। इस छवि को अपनी आत्मा में जला लें ताकि आप इसे अपने मूर्ख साथियों को जीवन के बाद विस्तार से बता सकें। उसने अपना हाथ उठाया, फिर उसे एक सहज गति से नीचे की ओर घुमाया। गोला नीचे उतरने लगा। पत्थर और आतंक से भयभीत मनुष्य केवल सदमे में बड़बड़ा सकते थे। वह कोई ड्रैगन नहीं है, एक ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। दूसरे ने सुधार किया, उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह उनके आसन विनाश को देख रहा था। नहीं, वह चीज़ एक देवता है। विशाल पत्थर धरती से बहरा कर देने वाली आवाज़ के साथ टकराया। धमाका, टक्कर ने सड़क को पूरी तरह से समतल कर दिया, जिससे एक शॉकवेव निकली जिसने आसपास के क्षेत्र को हिला दिया। धूल का एक विशाल बादल हवा में उड़ गया, जिसने सूरज की रोशनी के अवशेषों को भी ढक दिया। ड्रैगनकिन स्तब्ध मौन में मडरा रहे थे। उनके अधिपति के प्रति उनका विस्मय और सम्मान नई ऊंचाइयों को छू रहा था। आखिरकार एक टूट गया सन्नाटा, फुसफुसाते हुए, अधिपति पूर्ण है, शक्ति में बेजोड़ है। दूसरे ने सिर हिलाया, और यह एक देवता का निर्णय है। क्षितिज पर एलिस्टर की आकृति उभरी, उसका सिलहुट डूबते सूरज की तरह चमक रहा था क्योंकि वह जंगल के मध्य भाग के पास पहुंच रहा था। उसकी उपस्थिति ही हवा में लहराती हुई लग रही थी, उसके आने से पहले ही उसकी वापसी की घोषणा कर रही थी। आगे के मैदान में उसके सेनापति खड़े थे। ऊंचे पेड़ों पर वाइवन बैठे थे और ड्रैगन के रिश्तेदार, योद्धा और नागरिक दोनों ही इकट्ठे हुए थे। मार्क गैरेट ने सबसे पहले उसे देखा।
उसकी लाल आंखों ने उसकी आकृति को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ भाव स्थिर हो गए, उसके गाल लाल हो गए और उसकी आवाज़ अनियंत्रित उत्साह से गूंज उठी। वापस स्वागत है मेरे प्रिय। उसके शब्दों पर भीड़ में हलचल मच गई, सभी ने अपना ध्यान आसमान की ओर मोड़ लिया। यहाँ तक कि सिंडर, जो अब अपने मानवीय रूप में थी, रुक गई और ऊपर देखने लगी। जैसे ही एलिस्टर शालीनता से जमीन पर उतरा, उसकी उपस्थिति का सम्मान की निगाहों से स्वागत किया गया। सभी उपस्थित लोगों ने अपने सिर नीचे कर लिए, उनकी आवाज़ें सम्मान से भर गईं। हम अधिपति को अपना सम्मान देते हैं। एलिस्टर की गहरी आवाज़ सभा में गूंज उठी। उठो, उसने आदेश दिया। ड्रैगन के परिजनों ने अपने सिर ऊपर उठाए और उनमें से कुछ रोने लगे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके परिवार भी उन लोगों में से हैं जिनके साथ एलिस्टर वापस आया था। जिन प्रियजनों को वे खो चुके थे, उन्हें देखकर उन्हें राहत और खुशी का एहसास हुआ। एलिस्टर ने अपने साथ आए ड्रैगन के परिजनों की ओर रुख किया, बोलते समय उनकी सुनहरी आंखें नरम पड़ गईं। अभी जाओ, तुम्हारे परिवार इंतजार कर रहे हैं। ड्रैगन के परिजन अपने पैरों पर खड़े होने से पहले बस एक पल के लिए हिचकिचाए, उनके आंसू खुलकर बह रहे थे। वे उत्साह में अपनी पूंछ हिलाते हुए आगे बढ़े और अपने प्रियजनों को गले लगा लिया। खुशी और हंसी की चीखें हवा में भर गईं क्योंकि परिवार फिर से मिल गए, उनके बंधन अपने अधिपति की उपस्थिति में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए। मार्क गैरेट उसके पास दौड़ा। बिना रुके उसने अपनी बाहें एलिस्टर की कमर के चारों ओर लपेट लीं। तुम हमेशा की तरह चमक रहे हो मेरे प्यारे, उसने चमकती आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा, उसकी सांस भापदार सांसों में निकल रही थी। उन ड्रैगन रिश्तेदारों को बचाना और इस तरह के लुभावने तरीके से पहुंचना, मेरे अधिपति से ऐसी ही उम्मीद की जाती है। एलिस्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, शांत लेकिन आज्ञाकारी। अपने आप को शांत करो मार्गरेट, यह एक आदेश है। उसके होंठ शरारती मुस्कान में बदल गए क्योंकि वह अनिच्छा से दूर चली गई। तुम्हारे लिए कुछ भी मेरे प्यार, उसने खुद को सीधा करते हुए कहा। एक नर्म गुनगुनाहट के साथ उसने अपने पैरों से धूल झाड़ ली, उसकी लाल आंखें संतुष्टि से भर गईं। जैसे ही वह बैठी, एलिस्टर के दिमाग में एक नर्म झनकार गूंज उठी और उसके सामने एक सिस्टम अधिसूचना दिखाई दी। क्वेस्ट पूरा हुआ, अंतिम स्टैंड वे अब कहाँ हैं? खिलाड़ी ने इनाम प्राप्त किया है, एक वर्ग विशिष्ट कौशल .00। ड्रैगनिफिकेशन कौशल विवरण। एक अधिपति का खून अद्वितीय शक्ति रखता है जो पुनर्योजी और कायाकल्प गुणों से भरपूर है। जब इसका सेवन किया जाता है तो यह अन्य प्राणियों को ड्रैगन परिजनों में बदल देता है। एक प्राणी अधिपति का जितना अधिक खून पीता है, वह पूर्ण ड्रैगन की स्थिति प्राप्त करने के उतना ही करीब आता है। ये कौशल खिलाड़ी को अपने रक्त को दूसरों के साथ साझा करने की अनुमति देता है ताकि उन्हें अपने सदस्यों के रूप में जोड़ा जा सके। परिवार खिलाड़ी को ड्रैगन स्ट्रेट ट्री के माध्यम से उनके विकास को सही ढंग से निर्देशित और नियंत्रित करने की अनुमति देता है। प्रत्येक सदस्य अधिपति से बंधा हुआ है और शक्ति और जीवन शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त करता है। वर्तमान घरेलू सदस्य सीमा 0/2000। अतिरिक्त प्रभाव, यदि खिलाड़ी अपना रक्त किसी महिला ड्रैगन को अर्पित करता है तो उसे जीवनसाथी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। अधिपति की रक्तरेखा कीमती है, इस प्रकार यह उसके आकर्षण को थोड़ा बढ़ाता है। जाति की परवाह किए बिना महिलाओं के प्रति उसका आकर्षण बढ़ाता है, जबकि पुरुषों के बीच भी आधार शत्रुता बढ़ाता है। एलिस्टर के विचार खिड़की से पढ़ते समय दौड़ पड़े। एक और जटिलता से निपटना है। सिस्टम, क्या आप अब मैचमेकर खेलना चाहते हैं? कितना सुविधाजनक है, जैसे कि मार्क गैरेट पहले से ही पर्याप्त नहीं है। सिस्टम ने फिर जवाब दिया, खिलाड़ी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कौशल केवल ऐसी प्रतिक्रियाओं की संभावना को बढ़ाता है। अंत में, खिलाड़ी की उपस्थिति में अन्य लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं। 0-0। इसके अलावा, ये दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि खिलाड़ी एक से अधिक जीवनसाथी को अपनाए। इसके बाद एलिस्टर ने अपनी नज़रें सिकोड़ते हुए थोड़े गुस्से के साथ पूछा, क्या इसे उनमें से किसी एक को सिंहासन के लिए दूसरे को मारना नहीं पड़ेगा? मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? नकारात्मक, खिलाड़ी सही और गलत दोनों है। जब तक खिलाड़ी जीवित है तब तक उत्तराधिकारी का चयन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यदि खिलाड़ी ऐसी चीज़ को रोकना चाहता है तो खिलाड़ी को अधिपति बनने के बाद बस मरना नहीं चाहिए। लेकिन मैं वर्तमान में अधिपति नहीं हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अधिपति बनने के तरीके कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी विधि की आवश्यकता ही क्यों है? उत्तराधिकारियों के लिए ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पिछले अधिपति की केवल जीवित संतान ही अधिपति बने। इसका कारण ड्रैगन भगवान द्वारा अपने निर्माता को भस्म करने के बाद प्राप्त किए गए अद्वितीय कानूनों को नियंत्रित करने और उनकी रक्षा करने की योग्यता रखने की आवश्यकता है। 0-0। ऐसे कानून संतुलन बनाए रखने और आकाशियों को नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक हैं। 0-0। जब किसी अधिपति का बच्चा होता है तो रक्तरेखा कमजोर हो जाती है और एक प्राणी जो शाही ड्रैगन नहीं है, वह उक्त कानूनों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा।
इसलिए एक को दूसरे को भस्म करने की आवश्यकता है। 0-0। एलिस्टर को यह आखिरी हिस्सा आश्चर्यचकित करने वाला लगा। भस्म, मुझे लगा कि यह केवल मारने के लिए है। खिलाड़ी ने गलत अनुमान लगाया। यही कारण है कि शाही रक्तरेखा के सदस्य प्रत्येक पीढ़ी में कभी भी 2 से अधिक नहीं हो सकते। 0-0। एलिस्टर को यह अजीब लगा। शाही रक्तरेखा के सदस्य केवल आपस में प्रजनन क्यों नहीं करते और इतने बड़े क्यों नहीं हो जाते कि ऐसी चीज़ की आवश्यकता ही न पड़े। फिर राजा अपनी गद्दी अपने पहले बच्चे को सौंप देगा। खिलाड़ी का सवाल जायज है। हालांकि सृष्टि के अधिपति सोनोरिस ने इस नियम को एक फेलसेफ के रूप में लागू किया। एक बड़ी शाही वंशावली आपसी लड़ाई और अस्थिरता के जोखिम को बढ़ाएगी, जिससे ड्रैगन जाति में विभाजन हो सकता है। यह उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के बजाय एक दूसरे से लड़ने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा और कानूनों के संभावित दुरुपयोग को जन्म दे सकता है। 0-0। एलिस्टर उस नाम को देखकर चौंक गया। रुको रुको, मैंने ये किया। सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। एलिस्टर ने फिर पूछा, इसका कोई मतलब नहीं है? क्या होगा अगर कानून विरासत में पाने वाला ही उनका दुरुपयोग करता है? उसने कहा, जैसा कि उसने केलिन की यादों से अधिपति उम्मीदवारों को याद किया, वह भाई जिसने दूसरे का शिकार किया। फिर कम से कम ड्रैगन की जाति तो विभाजित नहीं होगी। खिलाड़ी को इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, आखिरकार तुमने पहले भी ऐसा किया है। केटो की तीखी आंखों ने एलिस्टर की दूर की निगाह को देखा। उसके चेहरे पर गहरी सोच की धुंध छाई हुई थी। एक कदम और आगे बढ़ते हुए उसने कहा, युवा स्वामी, क्या सब कुछ ठीक है? एलिस्टर ने पलक झपकाए, अपने विचारों की धारा से बाहर निकल आया। हाँ, ठीक है, उसने जवाब दिया, हालांकि उसका स्वर थोड़ा उदास लग रहा था। केटो के बड़े बड़े चांदी के होठों पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। मैंने इतना लंबा जीवन जिया है कि मैं जानता हूं कि कोई कब अपनी परेशानियों को छिपाता है। लेकिन अगर तुम्हें इसे अपने तक ही सीमित रखने की ज़रूरत महसूस होती है, तो मैं तुम्हारी जासूसी नहीं करूंगा। बस याद रखो, आगे क्या होने वाला है, इस पर बहुत ज़्यादा तनाव लेना सिर्फ तुम्हें परेशान करेगा। जो भी तुम्हें अभी समस्या लग रही है, वह बाद में अपने आप ही सुलझ जाएगी। हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने के लिए यहाँ हूँ, युवा स्वामी। भविष्य की चिंताओं को मैं अपने ऊपर ले जाऊं। एलिस्टर के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। केटो हमेशा से ही समझदार रहा है, हमेशा जितना वह बताता है उससे कहीं ज्यादा जानता है, और अतीत में उसकी यह खूबी एलिस्टर को थोड़ी परेशान करने वाली लगती थी। लेकिन पहली बार उसे अपने साथ पाकर खुशी हुई। अच्छा अब, केटो ने कहा, उसकी आवाज़ ज्यादा व्यावसायिक लहजे में बदल गई। ज्यादा ज़रूरी मामलों पर आगे क्या होगा? हम सब आपके आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। एलिस्टर की निगाहें सभा पर घूम गईं। ड्रैगन के परिजन, उसके सेनापति और वाइवन सभी ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। उनकी आंखें भरोसे से भरी थीं। उसके विचार शांत हो गए और उसने खुद को सिर हिलाकर जवाब दिया, केटो सही है। मुझे अपने सवालों को फिलहाल एक तरफ रखकर वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। मैं बाकी बातें बाद में संभाल लूंगा। मुझे यकीन है कि जब तक मैं जागृति से गुजरता रहूंगा, मैं अपने अतीत के बारे में और अधिक सीखूंगा। तभी एलिस्टर के दिमाग में एक हल्की झनकार गूंजी और एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया। बधाई हो, आपने अपना क्षेत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी कर ली हैं। चेन क्वेस्ट, अपना क्षेत्र स्थापित करें। विवरण, आपको ड्रैगन के परिजनों की जनजाति के स्वामी के रूप में स्वीकार किया गया है। अब आपको उनके लिए एक नया घर बनाना होगा और उनके स्वामी के रूप में शासन करना होगा। क्वेस्ट पूरा करने की आवश्यकताएं, एक अधिपति के टूटे हुए मुकुट और रेस्ट्रिया के टुकड़ों का उपयोग करके ड्रैगन के परिजनों के लिए एक नया घर बनाएं। फिर आप उन्हें अपने घर के सदस्यों के रूप में स्वागत करने के लिए अपना खून चढ़ाएंगे। पुरस्कार, सिस्टम अपग्रेड, क्षेत्र प्रबंधन पैरामीटर, एक अधिपति के टूटे हुए मुकुट का एक टुकड़ा। सिस्टम जारी रहने पर एलिस्टर की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। एक अधिपति के टूटे हुए मुकुट 2 के टुकड़े प्रतिक्रिया कर रहे हैं। सूचना, खिलाड़ी को अभी भी अपने अगले जागरण से गुजरना है। खिलाड़ी को अभी भी अपने अगले जनरल को बुलाना है। अधिसूचना का वजन अंदर तक डूब गया। शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे और वह बस थोड़ा मुस्कुराया, फिर उसका भाव गंभीर हो गया। एलिस्टर की निगाहें अपने लोगों की इकट्ठी हुई सभा पर घूम गईं। उसकी सुनहरी आंखें तीव्रता से जल रही थीं। उसने एक जानबूझकर कदम आगे बढ़ाया। उसकी उपस्थिति का वजन भीड़ को चुप करा रहा था, क्योंकि उसने अपना सिर ऊंचा किया, कंधे चौड़े किए, हाथों को पीछे मोड़ा। अगली कार्रवाई का तरीका स्पष्ट है, उसने कहा। बोलते समय उसने एक हाथ आगे बढ़ाया और चारों ओर फैली विशाल भूमि की ओर इशारा किया। वह रुका, उसकी निगाहें उसके ड्रैगन के परिजनों और वाइवन की निगाहों से टकराईं, जिनमें से प्रत्येक ने दृढ़ निश्चय के साथ पीछे देखा। अपनी मुट्ठी कसकर बंद करके उसे अपनी छाती पर लाते हुए उसने आगे कहा, मेरे ड्रैगन, आज एक नए युग की शुरुआत है, एक ऐसा युग जहां ड्रैगन जाति फिर से उभरेगी। उसने दोनों बाहें फैला दी, मानो वह अपने द्वारा देखे गए भविष्य को गले लगा रहा हो।
बहुत लंबे समय से हम बिखरे हुए और खंडित जीवन जी रहे हैं। उसने भीड़ पर हाथ फेरा। लेकिन अब ये खत्म हो गया है। मैं अपने सभी बिखरे हुए भाइयों को एकजुट करूंगा और उन्हें यहाँ इस भूमि पर, हमारी भूमि पर लाऊंगा, जो आज से हमारा नया घर होगा। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया क्योंकि उसकी आवाज़ भारी, अधिक तीव्र हो गई थी। ये भविष्य जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं वह आसानी से नहीं आएगा। नहीं। उसने क्षितिज की ओर इशारा किया, उसकी अभिव्यक्ति काली पड़ गई। ये खून से लथपथ होगा। इसके लिए बलिदान की आवश्यकता होगी। उसने अपनी मुट्ठी फिर से कसी, उसे ऊपर उठाया। हमें उन सभी को रौंदना होगा जो हमारे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करते हैं। लेकिन यह एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए लड़ना चाहिए, एक ऐसा भविष्य जहां ड्रैगन जाति एक बार फिर सभी से ऊपर उठेगी। एलिस्टर ने तेजी से मुड़कर अपनी बाहें फैलाईं और उसकी आवाज़ गरज उठी। क्या आप सभी इसके लिए तैयार हैं? मेरे साथ इस खतरनाक रास्ते पर चलने के लिए? वाइवन ने ऐसी गगनभेदी दहाड़ लगाई कि जमीन हिल गई। ड्रैगन गर्व से गूंज उठे। दहाड़! ड्रैगन के परिजन खुशी से झूम उठे, उनकी बाहें आसमान की ओर उठीं। एलिस्टर के चेहरे पर एक दुर्लभ, उग्र मुस्कान फैल गई जब उसने सिर हिलाया, उसकी आंखों की रोशनी और भी तेज हो गई। अच्छा, यही मैं सुनना चाहता हूँ। उसने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाया और अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। उसके पंजे ईथर से हल्के से चटक रहे थे। फिर धीरे धीरे अपना हाथ नीचे करते हुए उसने भीड़ पर अपनी नज़र टिकाई। और उस भविष्य की ओर चलने के लिए मैं उन लोगों की राख से अपना नया घर बनाऊंगा जिन्हें तुम सबने खो दिया है। ड्रैगन के परिजन एक बार फिर खुशी से झूम उठे। भीड़ शांत हो गई और एलिस्टर के आगे बढ़ने पर ध्यान से देखने लगी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सिस्टम की आवाज़ साफ साफ सुनाई दी। इस भूमि को अपना क्षेत्र बनाने के लिए आपको टूटे हुए मुकुट के टुकड़ों को लैस करना होगा। एक बार ऐसा करने के बाद आप इस भूमि को अपना डोमेन घोषित कर सकते हैं और रेस्ट्रिया आपकी दृष्टि के अनुसार वास्तविकता को बदल देगा। नोटिस, इस तथ्य के कारण कि खिलाड़ी अधिपति नहीं है, रेस्ट्रिया की शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रतिष्ठा अंक खर्च किए जाएंगे। एलिस्टर की सुनहरी आंखें चमक उठीं और उसने जवाब दिया, सिस्टम, आगे बढ़ो। जैसे ही उसके होठों से शब्द निकले, ऊर्जा की एक लहर ने उसे घेर लिया। जब उसने अधिपति के टूटे हुए मुकुट के टुकड़ों को प्रतिक्रिया करते हुए महसूस किया तो उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसके ऑब्सीडियन काले सींगों के कुछ हिस्से टूटने लगे और नीचे एक सुनहरी परत दिखाई देने लगी। अपने दाहिने हाथ में रेस्ट्रिया ने खुद को एक निर्दोष हीरे का आकार दिया, जिसकी सतह एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिला रही थी। धीरे धीरे यह उसके तराजू वाले हाथ के पीछे खुद को समाहित कर लिया। सिस्टम की अधिसूचना फिर से दिखाई दी। टूटे हुए मुकुट के टुकड़े सुसज्जित हो गए हैं। रेस्ट्रिया अपूर्ण मेजबान के साथ विलीन हो गया है। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इस भूमि को अपना क्षेत्र घोषित करें। एलिस्टर ने चलना बंद कर दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, ईथर को अपने अंदर बहता हुआ महसूस किया। जैसे ही वह अगला कदम उठाने के लिए तैयार हुआ, उसकी निगाहें जमीन पर घूम गईं। ड्रैगन परिजनों के बर्बाद गांव के केंद्र में पहुंचकर एलिस्टर खड़ा हो गया। जो कभी एक संपन्न घर था, उसके अवशेष खंडहर में पड़े थे। अचानक उसके सामने एक सिस्टम अधिसूचना दिखाई दी। अपना नाम बताएं और अपनी घोषणा करें। अपने निर्माण की कल्पना करें और उसे साकार करें। एलिस्टर का दिमाग इन शब्दों पर दौड़ गया। कल्पना करें, उसने खुद से कहा। उसके विचार उस भव्य शहर की ओर लौट रहे थे जिसे उसने मन की जगह में देखा था। ऊंची ऊंची संरचनाओं, विशाल खेतों, मजबूत दीवारों और राजसी हॉल, घरों, अपने लोगों के योग्य अभयारण्य की एक दृष्टि। उसकी सुनहरी आंखें ईथर से चमकने लगी, उसके सींगों में सोना भी चमक रहा था। एक गहरी सांस के साथ उसकी आवाज़ गूंज उठी, मैं एलिस्टर हेजनवर्थ, ड्रैगन का अधिपति, इस भूमि को अपना घोषित करता हूँ, मेरा क्षेत्र, मेरा अभयारण्य। वूश! जिस क्षण उसके होठों से शब्द निकले, उसके चारों ओर का सुनहरा ईथर अत्यधिक तीव्रता से भड़क उठा। ऊर्जा एक प्रकाश स्तंभ की तरह ऊपर की ओर बढ़ी, आकाश को भेदती हुई। उसके नीचे की जमीन कांप उठी और हवा में शक्ति के साथ हिंसक कंपन होने लगा, क्योंकि ईथर बाहर की ओर फैल गया। बर्बाद गांव में लहरें उठने लगीं। धीरे धीरे आसपास का माहौल बदलने लगा। खंडहर हो चुकी इमारतें चमकने लगीं, उनके टूटे हुए अवशेष घुलने लगे, जबकि नई इमारतें आकार लेने लगीं। राजसी मीनारें, घर, सड़कें और मजबूत दीवारें उभरीं, जो सुनहरी चमक से चमक उठीं। ड्रैगन के परिजन जमे हुए खड़े थे, उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, क्योंकि राजसी संरचनाएं उनके सामने प्रकट हो रही थीं। बड़ी नारी अपने कमज़ोर हाथों से कांपती हुई आगे बढ़ी, उनकी आवाज़ धीरे से कांप रही थी। यह मेरी कल्पना से परे है। हमने इतने लंबे समय तक इंतज़ार किया है, उद्धार के लिए इतने लंबे समय तक प्रार्थना की है। अपने घर को इतनी भव्यता के साथ बहाल होते देखना, यह एक चमत्कार है। सच में, हमारे स्वामी किसी और से अलग हैं। उसके बगल में सारे ने अपने भले को कसकर पकड़ रखा था, उसकी सुनहरी आंखों में आंसू बह रहे थे।
बड़ी नारी, ये चमत्कार से कहीं बढ़कर है। ये शक्ति है, सच्ची शक्ति। काश मेरा भाई ये देखने के लिए यहाँ होता, अधिपति की महानता को देखने के लिए। उसकी आवाज़ दुख और विस्मय दोनों से कांप उठी। एक और ड्रैगन परिजन, एक छोटा नर, अपने घुटनों पर गिर गया, उसके हाथ नई बहाल की गई जमीन पर दब गए। हम बच गए, आखिरकार हम बच गए। हमारे स्वामी के शासन में ड्रैगन का स्वर्ण युग फिर से शुरू हो गया है। दूसरे लोग भी बड़बड़ाने लगे। दीवारों, टावरों को देखो, एक योद्धा फुसफुसाया, उसके पंजे हल्के से प्राचीन क्वार्ट्ज सतह को छू रहे थे। यह कोई साधारण शहर नहीं है, यह अधिपति की इच्छा से गढ़ा गया एक अभयारण्य है। यह अविश्वसनीय है। अधिपति ने न केवल हमारे घर को बल्कि हमारी आशा को भी बहाल किया है। बड़ी नारी ने सारे की ओर रुख किया, उसकी बुद्धिमान आंखें समझ से कोमल थीं। उसने छोटे योद्धा के कंधे पर एक सांत्वना भरा हाथ रखा। सारा, हिम्मत रखो, तुम्हारा भाई ये देखकर गर्वित होगा कि हम क्या बन रहे हैं। अपने स्वामी के अधीन हम फिर कभी भय में नहीं रहेंगे। सराय ने अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। तुम सही हो, मैं इस नए घर की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। ये वह घर है जिसका हमने सपना देखा था, और मैं ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ दे दूंगी कि यह हमारा ही रहे। उनके इर्द गिर्द ड्रैगन के परिजन अपना विस्मय व्यक्त करते रहे। कुछ खुलकर रो रहे थे, दूसरे एक दूसरे को पकड़ रहे थे जैसे कि वे उस पल की वास्तविकता में खुद को स्थापित कर रहे हों। उनके अधिपति ने न केवल उनकी भूमि को बहाल किया था, बल्कि उन्हें एक भविष्य दिया था, आशा की एक किरण जिसकी चमक सूर्य से भी ज्यादा थी। मीनारें आसमान की ओर बढ़ रही थीं, जबकि हरे भरे खेत जीवन से भरपूर बाहर की ओर फैले हुए थे। टेरा ने अपना चश्मा ठीक किया, उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था और वह फुसफुसाते हुए बोली, यह अविश्वसनीय है। हमारे स्वामी अपने ईथर का उपयोग करके ये सब बना रहे हैं, और जिस गति से सब कुछ बदल रहा है, यह उल्लेखनीय है। ऐसा लगता है कि वे हैं। ड्रैगन ने अपनी बाहें मोड़ ली, उनकी अभिव्यक्ति विस्मय में नर्म हो गई। इतनी जल्दी से इमारतें खड़ी की जा रही हैं, हवा में ईथर भी जीवित लगता है। हमारे स्वामी हमारी आंखों के सामने एक पूरी दुनिया को आकार दे रहे हैं। मैं उनसे इससे कम की उम्मीद नहीं कर सकती। टेरा ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और कहा, बेशक, आर्कीवॉर्ड्स को हमेशा से पता था कि शाही ड्रैगन हमेशा बाकी लोगों से कहीं बेहतर रहे हैं। हमारे स्वामी सर्वोच्च प्राणी हैं, उनसे ऐसी ही उम्मीद की जाती है। अल्जुरिंग ने भी कहा, उनकी आवाज़ श्रद्धा से भरी हुई थी। उनसे निकलने वाली ऊर्जा, यह जबरदस्त है। यही असली शक्ति है, ड्रैगन जाति के अधिपति की योग्य शक्ति। सिंडर की लाल आंखों में कोमल प्रशंसा की झलक थी, उसके होठों पर मुस्कान थी। यह मेरी उम्मीद से परे है। हर पत्थर, हर प्रकाश की किरण, ये सब उनके प्रति जवाबदेह है। ऐसा लगता है जैसे धरती खुद हमारे स्वामी की इच्छा के आगे झुकती है। मार्गरेट अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए, उसने अपने हाथों को आपस में मिलाया और एक पागल हंसी निकाली। शानदार, बिल्कुल शानदार। मेरे प्रिय की शक्ति बेजोड़ है। उसके अलावा और कौन इसे हासिल कर सकता है? ओह, मैं ये देखने के लिए कितना उत्सुक हूं कि हम क्या बना सकते हैं। जैसे जैसे परिवर्तन जारी रहा, यूकेटो कुछ कदम पीछे खड़ा था। उसके बड़े बड़े चांदी के होंठ एक पतली रेखा में दबे हुए थे। उसकी निगाहें उस सुनहरे ईथर पर टिकी हुई थीं जो दृश्य को रोशन कर रहा था। इसकी चमक उसके भीतर कुछ गहराई से जगा रही थी। ये चमक, उसने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। उसकी हमेशा की तरह स्थिर आवाज में हल्का कंपन था। उसकी याददाश्त में एक आदमी की चमकीली चमक उठी, जिसके सुनहरे आंखें और चांदी के बाल थे। उसके होठों पर एक शांत, चमकदार मुस्कान थी। वह यूकेटो का दिल तनाव में आ गया क्योंकि छवि स्थिर थी। उसके होंठ मुश्किल से हिले और उसने फुसफुसाया, क्या वे वास्तव में एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते? उद्धरण चिन्ह ... जैसे ही एलिस्टर प्रकाश की चमकती किरण के केंद्र में खड़ा हुआ, उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। अचानक सुनहरे ईथर की जीवंत धड़कन के साथ एक संरचना, एक महल, उसके ठीक नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा। उसके शरीर से गुजरते हुए ऊपर की ओर बढ़ता हुआ आसपास के सभी लोगों को सहज रूप से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उसके सेनापति टेरा, ड्रेवन, अल्जुरिंग, सिंडर और मार्गरेट यूकेटो के साथ सभी एक तरफ हट गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उनकी निगाहों के नीचे जमीन ने खुद को फिर से आकार दिया। यूकेटो का विशाल शरीर थोड़ा सा हिल गया। उसकी चांदी की आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह अपनी दूरी बनाए हुए था। परिवर्तन तालाब में लहरों की तरह बाहर की ओर फैल गया, तेजी से फैल रहा था। पत्थर पॉलिश किए गए सफेद क्वार्ट्ज में बदल गए, रास्ते खुद को जटिल डिजाइन में उकेरने लगे और फर्श पर रन अंकित हो गए। गांव के दूर के छोर पर परिवर्तन अपने चरम पर पहुंच गया। एक विशाल दीवार खड़ी होने लगी, जिसकी सतह चमकदार सोने की नसों के साथ जुड़ी हुई प्राचीन सफेद क्वार्ट्ज से बनी थी। ये राजसी ढंग से ऊपर उठी, शहर को घेरते हुए और सूरज की रोशनी में चमकती हुई। कुछ ही पलों में ये हो गया। एक पूरा शहर अब खड़ा था, अब एक बर्बाद गांव नहीं, बल्कि एक किला।
इसके शिखर पर एक सुनहरा अवरोध अस्तित्व में आया, जिसने एक गुंबद का निर्माण किया जिसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया, जिससे भूमि पर एक सुरक्षात्मक सुनहरा चमक फैल गई। अचानक एलिस्टर के दिमाग में एक झनकार गूंजी और सिस्टम की आवाज गूंज उठी। क्षेत्र की स्थापना पूरी हो गई। अपने क्षेत्र में आप पूर्ण हैं। एलिस्टर की सुनहरी आंखें तीव्रता से चमक उठीं क्योंकि उसने उन शब्दों के वजन को अवशोषित कर लिया। पूर्ण। सिस्टम ने अपना अगला संदेश देते हुए जारी रखा। वर्तमान में खिलाड़ी के पास अधिपति के टूटे हुए मुकुट के केवल 2 टुकड़े हैं। इसके कारण निम्नलिखित क्षमताएं प्रदान की गई हैं। 1. पूर्ण बहाली। आप अपने क्षेत्र के किसी भी हिस्से को उसकी आदर्श स्थिति में बहाल कर सकते हैं, जिसमें संरचनाएं, संसाधन या पर्यावरण शामिल हैं। प्रतिष्ठा बिंदुओं की लागत बहाली के पैमाने के आधार पर अलग अलग होगी। 2. पूर्ण क्षेत्र जागरूकता। आपके पास अपने क्षेत्र के भीतर सर्वज्ञ जागरूकता है। आप सभी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, घुसपैठियों की पहचान कर सकते हैं और वास्तविक समय में अपने लोगों की भलाई की देखरेख कर सकते हैं। एलिस्टर ने महसूस किया कि ज्ञान की लहर उसके दिमाग में प्रवेश कर गई, जिससे उसे अपने नए स्थापित डोमेन के हर कोने के बारे में जानकारी मिली। वह दीवारों, संरचनाओं और यहाँ तक कि जमीन से भी अपने ईथर को बहता हुआ महसूस कर सकता था। उसके होंठ एक हल्की मुस्कान में बदल गए। बिल्कुल है न, उसने बड़बड़ाया। उसके सींगों और आंखों की सुनहरी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई क्योंकि उसका ईथर धीरे धीरे शांत हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके हाथ में जड़ा हुआ हीरे के आकार का रेस्ट्रिया मंद मंद चमक रहा था। तो यह है एक अधिपति होने का मतलब, उसने कहा। यह उल्लेखनीय है, लेकिन यह अनुभूति, ये बहुत ही परिचित लगती है। वह हंसा। जाहिर है, यह अतीत में मेरी रक्त संबंधी क्षमता रही होगी। अधिसूचनाओं का एक और सेट दिखाई दिया। वर्तमान क्षेत्र क्षमता 789/2000। क्षेत्र का विस्तार करने के लिए खिलाड़ी को अधिक प्रतिष्ठा बिंदुओं की आवश्यकता होगी। वर्तमान प्रतिष्ठा बिंदु संतुलन 56,700। अगले अपग्रेड की आवश्यकता 126,000। नोट: मुकुट द्वारा दी गई क्षमताओं का उपयोग केवल आपके क्षेत्र के भीतर ही किया जा सकता है। खोजपूर्ण। अपना क्षेत्र स्थापित करें। बधाई हो, खिलाड़ी। आपको अधिपति के टूटे हुए मुकुट का एक टुकड़ा मिला है। अचानक एलिस्टर के काले सींग का एक और हिस्सा टूट गया और उसके नीचे एक सुनहरी परत दिखाई दी। स्तर ऊपर। आप स्तर 72 पर पहुंच गए हैं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपनी नई शक्ति को अपने भीतर महसूस करते हुए, अपने अस्तित्व के हर रेशे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए। आपने एक नई क्षेत्र क्षमता अनलॉक की है। पूर्ण आदेश। क्षमता विवरण। आपके क्षेत्र में कोई भी आपके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता, चाहे वे निवासी हों, घुसपैठिए हों या निर्जीव वस्तु हों। आपकी इच्छा ही कानून है और आपके क्षेत्र में सभी को इसका पालन करना चाहिए। अपडेट उपलब्ध है। आगे बढ़ें। YN। एलिस्टर की सुनहरी आंखें जवाब देने से पहले सोच समझकर सिकुड़ गईं। आगे बढ़ें। प्रक्रिया चल रही है। सिस्टम अस्थायी रूप से ऑफलाइन हो जाएगा। क्षमताएं अप्रभावित रहेंगी। सिस्टम की चमक फीकी पड़ गई, जिससे एलिस्टर खामोश हो गया। उसने गहरी सांस ली, खुद को अपनी उपलब्धि की शांति को स्वीकार करने के लिए एक पल दिया। उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए तत्काल कुछ भी नहीं होने के कारण उसकी नज़र अपने आसपास की चीज़ों पर चली गई। वह एक भव्य सिंहासन कक्ष में था, एक ऐसा स्थान जो शक्ति और लालित्य दोनों को विकीर्ण करता था। फर्श पॉलिश सफ़ेद क्वार्ट्ज था, इतना चिकना कि यह ऊपर से आने वाली हल्की सुनहरी रोशनी को प्रतिबिंबित करता था। विशाल स्तंभ, जो चमकते हुए सोने की नसों के साथ उसी प्राचीन क्वार्ट्ज से तैयार किए गए थे, हॉल में पंक्तिबद्ध थे, जो उड़ते हुए ड्रैगन की सुंदर नक्काशी के साथ एक ऊंची, धनुषाकार छत तक फैले हुए थे। दीवारों पर सुनहरे ड्रैगन के प्रतीक वाले बैनर लगे हुए थे, जिनका कपड़ा शांत हवा के बावजूद हल्के से लहरा रहा था। ऊपर चमकते क्रिस्टल के झूमर लटके हुए थे, जो पूरे कमरे में गर्म, सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे। बगल में कवच के सूट, जो प्राचीन ड्रैगन योद्धाओं की तरह दिखते थे, ध्यान से खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक ने एक विशाल हलबर्ड पकड़ रखा था। उसके पीछे सफ़ेद क्वार्ट्ज से बनी सीढ़ियों का एक ऊंचा सेट, जो सुनहरे अस्तर के साथ किनारे पर था, एक शानदार सिंहासन की ओर ले गया। सिंहासन अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति थी। इसका फ्रेम पॉलिश क्वार्ट्ज से चमक रहा था और इसकी सतह पर सुनहरे नक्काशीदार रेखाएं थीं, जो ड्रैगन के उड़ते, दहाड़ते और विशाल भूमि पर राज करते हुए दृश्यों को दर्शाती थीं। एलिस्टर मुस्कुराया जब उसकी नज़र उस पर टिकी। ये व्यवहारिक रूप से मुझे बुला रहा है, उसने कहा। उसने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, प्रत्येक कदम विशाल कक्ष में धीरे धीरे गूंज रहा था। उसका सुनहरा ईथर उसके चारों ओर मंद मंद झिलमिला रहा था। उसकी उपस्थिति सिंहासन की तरह ही प्रभावशाली थी। जैसे ही वह शीर्ष के पास पहुंचा, सिंहासन कक्ष के विशाल दोहरे दरवाजे खुल गए, आवाज हॉल में गूंज उठी। एलिस्टर ने बीच में ही रुककर अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसके सेनापति अंदर चले गए, उनकी आकृतियां दालान से बाहर आ रही सुनहरी रोशनी में नहा उठीं।
उनका नेतृत्व सिंडर कर रही थी, उसकी लाल आंखें तीखी और उसके कदम आत्मविश्वास से भरे थे। उसके बगल में यू केटो अपने मानवीय लड़ाकू रूप में चल रहा था, उसकी नज़र तुरंत उनके स्वामी पर टिकी हुई थी। वे सभी अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उनके अधिपति एलिस्टर हेज़नवर्थ इस राजसी प्रभुत्व की हवा के साथ अपने सिंहासन की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। एक बार शीर्ष पर पहुंचने के बाद एलिस्टर ने शालीनता से मुड़कर देखा, उसकी नज़र अपने सेनापतियों पर घूम रही थी। उसने अपने पैरों को पार करते हुए अपनी पूंछ को आलस से बाएं आर्मरेस्ट पर टिका दिया। एक शासक जो कमान संभाल रहा था, उसने अपना चेहरा अपनी दाहिनी मुट्ठी पर हल्के से टिकाया जो दाहिने आर्मरेस्ट के ऊपर रखी हुई थी। उसकी सुनहरी आंखें संतुष्टि से चमक रही थीं। कमरे में सन्नाटा छा गया, उसके सेनापति प्रशंसा से देख रहे थे। ये क्षण केवल शक्ति का बयान नहीं था, ये घोषणा थी कि उनके अधिपति वास्तव में उठ खड़े हुए हैं। जैसे ही एलिस्टर अपने सिंहासन पर बैठे, उनके सेनापति उस क्षण के बोझ से अभिभूत होकर अपने घुटनों पर गिर पड़े। बोलते समय उनकी आवाज़ सिंहासन कक्ष में गूंज उठी। हम अपने अधिपति का अभिवादन करते हैं। एलिस्टर ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा, उसकी सुनहरी आंखें धीरे धीरे चमक रही थीं। उठो, उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया, गर्व के साथ खड़े हो गए। हाँ मेरे प्रभु, उन्होंने कहा। एलिस्टर ने अपने पंजे की एक आकस्मिक लहर के साथ सिंहासन कक्ष के चारों ओर इशारा किया। महल के चारों ओर एक नज़र डालें, तय करें कि आप किस कमरे में रहना चाहते हैं। अपने आप को घर जैसा महसूस करें। ये जगह जितनी मेरी है उतनी ही आपकी भी है। उनके शब्दों पर उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और वे सभी फिर से झुके, अपना आभार व्यक्त करते हुए। धन्यवाद मेरे प्रभु। एलिस्टर की नज़र टेरा पर गई। टेरा, आगे बढ़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। टेरा ने अपना चश्मा ठीक किया, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ी। मेरे प्रभु, आपकी सेवा करना मेरे लिए खुशी की बात है। एलिस्टर ने सिर हिलाया, फिर एक पंजा आगे बढ़ाया। ईथर उसके चारों ओर चटकने लगा, जिससे उसका हाथ एक शानदार सुनहरी चमक में ढक गया। अपने दूसरे हाथ से उसने अपनी हथेली को ऊपर की ओर घुमाया और एक तेज गति से उसे चीर दिया। उसका खून खुलकर बहने लगा, एक सुनहरे रंग के साथ, हल्की चमक के साथ। अपने हाथ की एक झिलमिलाहट से एक प्राचीन सफ़ेद क्वार्ट्ज कटोरे को अस्तित्व में लाने की इच्छा रखते हुए उसने अपना खून उसमें तब तक बहने दिया जब तक कटोरा भर नहीं गया। सुनहरा तरल चमक रहा था, मानो जीवित हो, उसके सुनहरे ईथर को विकीर्ण कर रहा हो। अपनी उंगली की एक लहर के साथ कटोरा टेरा की ओर मंडरा रहा था। जैसे ही वह तैर रहा था, एलिस्टर बोला, इसे सभी ड्रैगन रिश्तेदारों के पास ले जाओ, उन्हें पीने दो। यह मेरे परिवार में उनका स्वागत करने का मेरा तरीका है। अपने खून से उन्हें अपना बताना। टेरा ने अपना चश्मा ठीक किया, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ी। मेरे प्रभु, आपकी सेवा करना मेरे लिए खुशी की बात है। एलिस्टर ने सिर हिलाया, फिर एक पंजा आगे बढ़ाया। ईथर उसके चारों ओर चटकने लगा, जिससे उसका हाथ एक शानदार सुनहरी चमक में ढक गया। अपने दूसरे हाथ से उसने अपनी हथेली को ऊपर की ओर घुमाया और एक तेज गति से उसे चीर दिया। उसका खून स्वतंत्र रूप से बहने लगा, एक सुनहरे रंग के साथ, हल्की चमक। अपने हाथ की एक झिलमिलाहट के साथ एक प्राचीन सफ़ेद क्वार्ट्ज कटोरे को अस्तित्व में लाने के लिए उसने अपना खून उसमें तब तक बहने दिया जब तक कटोरा भर नहीं गया। सुनहरा तरल चमक रहा था, मानो जीवित हो, उसके सुनहरे ईथर को विकीर्ण कर रहा हो। अपनी उंगली की एक लहर के साथ कटोरा टेरा की ओर मंडराता हुआ आया। जैसे ही ये तैर रहा था, एलिस्टर बोला, इसे सभी ड्रैगन रिश्तेदारों के पास ले जाओ, उन्हें पीने दो। यह मेरे परिवार में उनका स्वागत करने का मेरा तरीका है। अपने खून से उन्हें अपना होने का दावा करना। टेरा की आंखें सम्मान और उत्साह से चमक उठीं। उसने हाथ बढ़ाया और ध्यान से कटोरा पकड़ लिया। जैसे ही कटोरा उसके हाथ में आया, मैं आपको निराश नहीं करूंगी मेरे प्रभु। जब वह जाने के लिए मुड़ी तो वह चुपचाप उपहार पर आश्चर्यचकित हो गई। अधिपति के रक्त की सूक्ष्म आकर्षक सुगंध ने उसके होश उड़ा दिए, जिससे वह लगभग लार टपकाने लगी, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। अचूक और विशिष्ट, जैसा कि अभिलेखों में कहा गया है, अधिपति के रक्त में एक अनूठा, लगभग दिव्य गुण होता है। उसने मन ही मन सोचा। एलिस्टर के लिए उसका सम्मान और भी गहरा हो गया। अपने कंधे पर एक अंतिम नज़र डालते हुए वह सिंहासन कक्ष से बाहर निकल गई, हाथ में कटोरा लेकर अपना कार्य करने के लिए तैयार। एलिस्टर ने अपनी सुनहरी नज़र ह्यू केटो की ओर घुमाए और बोला, उस समय बुलबुले में आपके पास जो मानव था उसके बारे में। ह्यू केटो ने गहराई से सिर झुकाया। मैं उसे टेरा को सौंप दूंगा जब वह अपना कार्य पूरा कर लेगी मेरे प्रभु। एलिस्टर के होठों पर एक प्रसन्न मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया, अब आप जा सकते हैं। एक बार फिर झुकते हुए यूकेटो ने कहा, अब मैं विदा लेता हूं। इसके साथ ही टाइम ड्रैगन मुड़ा और शालीनता से कक्ष से बाहर निकल गया। एलिस्टर की नज़र बाकी जनरलों पर पड़ी। अगर आप चाहें तो आप में से बाकी लोग अपने कमरे में जा सकते हैं।
मैं हमारे रैंक में शामिल होने के लिए एक और जनरल को बुलाने की योजना बना रहा हूँ। अल्जुरिंग, मार्क गैरेट, सिंडर और ड्रैवन ने एक साथ झुकने से पहले नज़रें बदलीं। हमेशा शांत रहने वाले अल्जुरिंग ने सबसे पहले बात की। अगर आपको अच्छा लगे मेरे प्रभु, तो हम रुकना चाहेंगे और बुलावे को देखना चाहेंगे। मार्क गैरेट ने भी उत्सुकता से बात की। हाँ मेरे प्रिय, ऐसी घटना को मिस नहीं करना चाहिए। सिंडर की लाल आंखें सिकुड़ गईं। हमारे रैंक में शामिल होने वाले नए सदस्य का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। ड्रैवन ने हमेशा की तरह दृढ़ स्वर में सिर हिलाया। यहाँ रहना एक विशेषाधिकार होगा। एलिस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि मैं आपकी उपस्थिति का आनंद ले सकता हूँ। वह अपने सिंहासन से उठा, उसकी आभा फिर से बढ़ गई। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी। सिस्टम ऑनलाइन। एलिस्टर के विचार अंदर की ओर मुड़ गए। सिस्टम, क्या माइंडस्पेस में प्रवेश करने के बजाय वास्तविकता में समन गेट को प्रकट करना संभव है? वास्तव में ये संभव है, प्लेयर। अच्छा, एलिस्टर ने कहा। उसका सुनहरा ईथर धीरे धीरे चमक रहा था क्योंकि वह समन अनुष्ठान के लिए तैयार था। एलिस्टर ने सिंहासन कक्ष के आसपास की जगह पर नज़र डाली और विचार की एक नर्म गुनगुनाहट निकाली। बोलने से पहले उसकी सुनहरी नज़र उसके जनरलों पर पड़ी। इसे संचालित करना सबसे अच्छा होगा, अधिक उपयुक्त स्थान पर। बिना किसी और स्पष्टीकरण के उसने कहा, अंतरिक्ष कानून को चकनाचूर कर देना। वातावरण में हलचल मच गई और ईथर की एक चमकदार चमक के साथ वास्तविकता का ताना बाना टूटता हुआ प्रतीत हुआ। एक पल में एलिस्टर और उसके सेनापति घास के मैदानों के एक विशाल विस्तार में प्रकट हुए। अंतहीन हरियाली क्षितिज की ओर फैली हुई थी, हवा में धीरे धीरे लहरा रही थी। उनके ऊपर विशाल सुरक्षात्मक गुंबद की ढाल हल्की सी चमक रही थी, जो एलिस्टर के पूरे क्षेत्र को घेरे हुए थी। एलिस्टर आगे बढ़ा, उसके पंजे वाला हाथ फैला हुआ था, सुनहरा ईथर उसके चारों ओर कुंडलित हो रहा था। सम्मन द्वार, मूर्त रूप धारण करो। उसके आदेश पर उनके नीचे की जमीन कांप उठी। ईथर हिंसक, चटकती हुई लहरों में ऊपर की ओर बढ़ा, एलिस्टर के आगे एक स्थान पर संघनित हुआ। धीरे धीरे धरती से एक विशाल 2 दरवाजे वाली संरचना उभरी, जो रात की तरह काली थी और ड्रैगन की खोपड़ियों की नक्काशी से सजी थी। सम्मन द्वार वहां खड़ा था, ऊंचा, इसकी सतह एलिस्टर के ईथर के अवशेषों से हल्की सी चमक रही थी। सेनापतियों ने विस्मय और अपार गर्व के मिश्रण से इसे देखा। एलिस्टर ऊंचे समन द्वार के सामने खड़ा था, उसकी नज़र तेज और केंद्रित थी। सिस्टम, इन्वेंट्री से मेरी समन नाली सूची खोलो। इन्वेंट्री एक्सेस करना, समन करने वाली नलिकाएं प्रदर्शित करना। उसकी आंखों के सामने एक पारदर्शी इंटरफेस दिखाई दिया, जिसमें उसने प्राप्त की गई विभिन्न नलिकाओं को सूचीबद्ध किया था। जैसे ही उसने सूची को स्क्रॉल किया, एक आइटम ने उसका ध्यान आकर्षित किया। हाइड्रो समन करने वाली नलिका। एलिस्टर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने इसे कब प्राप्त किया? हाइड्रो समन करने वाली नलिका, खिलाड़ी, हाइड्रा डंगोन पर आपके छापे के दौरान प्राप्त की गई थी। क्या ऐसा है? एलिस्टर ने जोर से सोचा, उसकी सुनहरी निगाहें सोच समझकर सिकुड़ गईं। डंगोन छापे की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट दिखाई दी। और जहर समन करने वाली नलिका का क्या यह मेरी इन्वेंट्री में भी है? हाँ, खिलाड़ी, जहर समन करने वाली नलिका आपकी इन्वेंट्री में मौजूद है। हालांकि सिस्टम इस समय इसका उपयोग न करने की सलाह देता है। आपके पास पहले से ही जहर आधारित विशेषताओं वाले काफ़ी संख्या में वाइवन हैं। आपके ड्रैगन रैंक में विविधता लाने की सलाह दी जाती है। एलिस्टर ने चिंतन में अपनी ठुड्डी थपथपाई। एक वैध बिंदु, मेरी सेना के भीतर अतिरेक का मुझे बहुत कम उपयोग है। एक अलग प्रकार का ड्रैगन वास्तव में मेरी सेना को मजबूत करने में बेहतर काम करेगा। उसने समनिंग गेट पर नज़र डाली, फिर सिस्टम पर वापस आया। बहुत बढ़िया, आइए मेरे विकल्पों पर ध्यान से विचार करें। एलिस्टर की निगाहें समनिंग गेट पर टिकी रहीं, क्योंकि उनके दिमाग में विचारों का भारी बोझ था। वह एक शक्तिशाली सेना को बनाए रखने के महत्व को जानता था, लेकिन एक राजा के रूप में उसके लोगों की भलाई पहले आती थी। एक शासक उतना ही मजबूत होता है जितने उसके अनुयायी होते हैं, उसने खुद से कहा। उसकी सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना ध्यान अंदर की ओर लगाया। जबकि उसके ड्रैगन दुर्जय और वफादार थे, वह अपने क्षेत्र को परेशान करने वाली ज्वलंत समस्या को अनदेखा नहीं कर सकता था, भोजन की कमी। फल और कृषि उन्हें अभी तक जीवित रख सकते हैं, एलिस्टर ने तर्क दिया, लेकिन ड्रैगन में मांस के लिए एक जन्मजात लालसा होती है जिसे केवल फल कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकते। हालांकि प्रकृति के व्यंजनों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी उसने पहचाना कि एक संपन्न कृषि आधार कुछ बोझ को कम कर सकता है और उसके लोगों के लचीलेपन को बढ़ा सकता है। उस विचार के साथ उसका विकल्प स्पष्ट हो गया। सिस्टम, एलिस्टर ने आदेश दिया, क्या कोई प्रकृति आधारित है मेरी इन्वेंट्री में समन करने वाली नलिकाएं? इन्वेंट्री एक्सेस कर रहा हूं।
प्रकृति आधारित समन करने वाली नलिकाएं ढूंढ रहा हूं। इसके बाद एक संक्षिप्त विराम आया। सिस्टम ने उसके द्वारा एकत्रित वस्तुओं को स्कैन किया। प्रकृति आधारित समन करने वाली नलिका मिली, वडैंड समन करने वाली नलिका। यह एक हरे रंग की क्रिस्टल जैसी वस्तु प्रतीत हुई। वडैंड समन करने वाली नलिका। उसने जोर से सोचा, अपनी जीभ पर नाम घुमाया। एक नाता शून्य। अपनी सेना की विविधता का विस्तार करते हुए अपने डोमेन की खाद्य आपूर्ति को मजबूत करने का विचार उसे बहुत पसंद आया। प्रकृति पर नियंत्रण रखने वाले ड्रैगन, एलिस्टर ने कहा जब उसने अपने पंजे सिस्टम विंडो में डाले और वस्तु को बाहर निकाला। सिस्टम, समन करने के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है। स्वीकार किया, खिलाड़ी। एलिस्टर विशाल समनिंग गेट के सामने खड़ा था। उसका सुनहरा ईथर उसके चारों ओर एक लौ की तरह घूम रहा था। उसके पंजे वाले हाथ में वडैंड समनिंग कंड्यूट चमक रहा था। इसकी क्रिस्टलीय हरी सतह उसकी ईथर ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी। उसने अपना ईथर कंड्यूट में डाला, जिसने विशाल दोहरे दरवाजों की ओर हरे प्रकाश की एक शानदार किरण को शूट करके प्रतिक्रिया दी। दरवाजों ने ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। उनकी काली सतह सोने की तरह चमकने लगी, मानो अधिपति की दिव्य शक्ति से भर गई हो। चमक कुछ समय तक बनी रही, फिर वह बदल गई, एक जीवंत हरे रंग में बदल गई जो द्वार पर उकेरी गई ड्रैगन खोपड़ी की नक्काशी में फैल गई। धीरे धीरे, एक धीमी कराह के साथ दरवाजे खुलने लगे, एक गर्म पन्ना चमक जारी करते हुए जिसने आसपास के वातावरण को सुखदायक रोशनी में नहला दिया। एलिस्टर के पीछे के जनरलों ने चुपचाप देखा। उनके भाव विस्मय से लेकर जिज्ञासा तक थे। जल्द ही चमक के भीतर से बेहोश कदमों की आवाजें गूंजने लगीं। आवाज तेज होती गई, जब तक कि आखिरकार एक आकृति उभरी। एक शानदार हरा ड्रैगन नजर आया, जिसके तराजू पॉलिश किए गए जैड की तरह चमक रहे थे। इसके सींग शाखाओं वाली लकड़ी के समान थे, जो प्राचीन पेड़ की शाखाओं की तरह ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, और इसकी गहरी सुनहरी आंखें राजसी लग रही थीं। बधाई हो, खिलाड़ी। आपने सफलतापूर्वक एसएसएस रैंक वाले नेचर ड्रैगन को बुलाया है, सिल्वियर वॉन नाटा वॉर्ड। एलिस्टर की सुनहरी निगाह ड्रैगन पर टिकी हुई थी, हर विवरण का अध्ययन कर रही थी। सिल्वियर ने चारों ओर नजर घुमाई, अपने बुलाने वाले, उसके पीछे इकट्ठे हुए जनरलों और दूर से दिखाई देने वाली ऊंची शहर की दीवारों को देखा। सोच समझकर नपे तुले कदमों से ड्रैगन एलिस्टर के पास पहुंचा। सम्मान दिखाने के लिए अपना सिर नीचे करते हुए सिल्वियर ने गहरी आवाज में कहा, मेरे प्रभु, मैं सिल्वियर नाटा वॉर्ड हूं। मैं आपके और आपके उद्देश्य के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूं। एक पल के लिए एलिस्टर हैरान रह गया। उसने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसकी सुनहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। कोई परीक्षण नहीं, तुम मेरी परीक्षा भी नहीं लोगे? सिल्वियर ने सवाल सुनकर चौंकते हुए पलकें झपकाईं। वह हिचकिचाया, उसका बड़ा शरीर थोड़ा हिल रहा था। आपकी परीक्षा, मेरे प्रभु? इस परिदृश्य में आप जैसे व्यक्ति को चुनौती देने वाला कोई मूर्ख ही होगा। जब आपकी योग्यता पहले से ही स्पष्ट है, तो ऐसी परीक्षा से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? आकाशीय ड्रैगन अल्जुरिंग ने आगे बढ़ते हुए उपहास किया। उसका स्वर तीखा और आक्रोश से भरा हुआ था। क्या आपको ड्रैगन होने का कोई अभिमान नहीं है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रभु इतने विशेष नहीं हैं कि उन पर परीक्षण किया जा सके? क्या आप किसी के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करेंगे? सिल्वियर ने आरोप पर झिझकते हुए अपनी सुनहरी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, उसके सींग प्रकाश में चमक रहे थे। नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं पहले से ही देख सकता हूं कि आपके प्रभु योग्य से अधिक हैं। उनकी उपस्थिति ही, इसे नकारा नहीं जा सकता। अल्जुरिन का जबड़ा कस गया, जवाब देने के लिए तैयार, लेकिन एलिस्टर ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। सिल्वियर की ओर अपनी तीखी नज़र घुमाते हुए उसने ड्रैगन को नाम से संबोधित किया। सिल्वियर वॉन नाटा वॉर्ड, मुझे बताओ, तुम मेरी योग्यता के बारे में इतना निश्चित कैसे हो सकते हो बिना मेरी परीक्षा लिए? सिल्वियर ने हिचकिचाहट दिखाई। उसकी पूंछ थोड़ी मुड़ी हुई थी, जैसे कि उसकी बेचैनी को दर्शा रही हो। एक पल के बाद उसने अपना सिर और नीचे किया और बोला, मैंने इसे आपकी आंखों में देखा, मेरे प्रभु। एक सच्चे अधिपति का संकल्प, शक्ति, अधिक इच्छा, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं मूर्ख हूं जो मेरे सामने जो इतना स्पष्ट है उसे नकार दूं। एलिस्टर की नज़र थोड़ी नर्म हुई, उसके होंठ एक हल्की मुस्कुराहट में मुड़ गए। बहुत अच्छा, सिल्वियर, यदि आप मेरे अधिकार को इतनी आसानी से पहचानते हैं तो मैं आपको अपने रैंक में स्वागत करता हूं। हरा ड्रैगन स्पष्ट रूप से आराम कर रहा था, उसके पंख उसकी भुजाओं के खिलाफ बड़े करीने से मुड़े हुए थे। धन्यवाद, मेरे प्रभु, मैं आपकी ईमानदारी से सेवा करूंगा। बधाई हो, खिलाड़ी, आपने एसएसएस रैंक वाले ड्रैगन को सफलतापूर्वक वश में कर लिया है, सिल्वियर वॉन नाटा वॉर्ड। सिल्वियर के विशाल रूप के चमकने के साथ ही सिस्टम का संदेश एलिस्टर के दिमाग में गूंज उठा। उसका ड्रैकोनिक शरीर हरे रंग की रोशनी से चमक उठा, क्योंकि उसका विशाल आकार सिकुड़ने लगा, रोशनी उसके चारों ओर घूमने लगी। कुछ ही क्षणों बाद ड्रैगन एक मानव प्राणी में बदल गया।
उनके सामने एक युवक खड़ा था जिसके बाल गहरे हरे रंग के थे, जिस पर कुछ फूल लगे थे और उसकी आंखें पीली थीं। उसने पत्तियों और छाल के पैटर्न के साथ हरा कवच पहना था। धातु की चमक प्राकृतिक बनावट के साथ सहज रूप से मिश्रित हो रही थी। वह एक छोटे पेड़ जैसा लग रहा था। उसके हाथों में मुड़ी हुई लताओं वाला एक लकड़ी का डंडा था जो उसके मन के साथ धीरे धीरे धड़क रहा था। उसके पीछे का समनिंग गेट टिमटिमाने लगा और फिर रोशनी के कणों में विलीन हो गया, जिससे वह क्षेत्र पहले जैसा हो गया। सिल्विर अब अपने मानवरूपी लड़ाकू रूप में अनिश्चितता से खड़ा था। एलिस्टर और अन्य जनरलों को विस्मय और बेचैनी के साथ देख रहा था। अन्य जनरलों ने नजरें बदली, उनकी प्रतिक्रियाएं स्वीकृति से लेकर हल्की जिज्ञासा तक थीं। एलिस्टर अपने जनरलों की ओर मुड़ा। सिल्विर नाटा वॉर्ड अब हम में से एक है। उसके साथ वैसा ही सम्मान करें जैसा आप एक दूसरे के साथ करते हैं। अल्जुरिंग ने धीरे से झुंझलाहट की लेकिन अपना सिर झुका लिया, जबकि मार्गरेट शरारती ढंग से मुस्कुराए। ओह, यह मजेदार होगा, उसने बड़बड़ाया। फिर एलिस्टर ने कहा, हम जो करने आए थे वह हमने हासिल कर लिया है। आप सभी को वापस लौट जाना चाहिए। मुझे दूसरे काम निपटाने हैं। ड्रैगन जनरलों ने तुरंत सिर झुकाया। हालांकि सिल्वीर ने हिचकिचाहट दिखाए, अजीब तरह से बेचैनी महसूस की। उसने जनरलों और एलिस्टर के बीच आंखें घुमाईं, फिर उसने भी जल्दी से सिर झुकाया। अरे समझ गया मेरे प्रभु, उसने घबराहट में हकलाते हुए कहा। एलिस्टर ने स्वीकृति में एक छोटा सा सिर हिलाया, फिर एक पल में गायब हो गया। उसका ईथर हवा में केवल एक हल्की लहर थी। जैसे ही एलिस्टर चला गया, सिल्वीर सीधा हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि बाकी सभी ड्रैगन जनरल अब सीधे उसकी ओर देख रहे थे। उनकी निगाहें अलग अलग थीं, कुछ उत्सुक, कुछ उदासीन, दूसरे उसकी कीमत का आकलन कर रहे थे। उनके ध्यान के भार ने उसके कंधों को तनावग्रस्त कर दिया और उसने मुश्किल से निगल लिया। मैं आप सभी से मिलकर खुश हूं, उसने कहा, बढ़ती बेचैनी के बावजूद खुद को खड़ा करने के लिए मजबूर करते हुए। मैं अपने प्रभु की सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगा। सिंड ने अपना सिर झुकाया, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। बोलते समय उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। तुम थोड़ी घबराई हुई लग रही हो, सिल्विर। बताओ, तुम कितनी उम्र की हो? तुम जवान दिखती हो। सिल्विर सवाल सुनकर जम गया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने तेजी से पलकें झपकाईं, उसकी लकड़ी की छड़ी पर उसकी पकड़ मजबूत होती गई। उसका शरीर अकड़ गया और उसके शरीर में एक स्पष्ट कंपकंपी दौड़ गई। क्या मुझे इसका जवाब देना होगा? उसने हकलाते हुए कहा, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। मार्गरेट ने एक हल्की सी हंसी निकाली। जब उसने बातचीत को देखा तो वह झुक गई। क्या हुआ, छोटे पेड़? क्या तुम्हें डर है कि तुम खुद को शर्मिंदा कर लोगी? सिल्विर का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, हालांकि यह शर्मिंदगी या हताशा से था, ये स्पष्ट नहीं था। ऐसा नहीं है, उसने बुदबुदाया, उसकी आवाज़ नर्म होती जा रही थी। अल्जुरिंग आगे बढ़ा, उसकी अभिव्यक्ति कठोर थी लेकिन ठंडी नहीं। यदि आप हमारे भगवान सिल्विर की सेवा करने जा रहे हैं तो आपको खुद को गर्व के साथ रखना चाहिए। अपनी उम्र छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है या कुछ और। हम सभी एक ही उद्देश्य से बंधे हैं। सिल्विर ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया, हालांकि उसकी मुद्रा में तनाव पूरी तरह से कम नहीं हुआ था। मैं इसे ध्यान में रखूंगा, उसने धीरे से कहा। सिंडर ने गर्मजोशी से सिल्विर के सिर को थपथपाया और कहा, तुम ठीक हो जाओगे, छोटे पेड़। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। सिल्विर तुरंत शर्मा गया, पीछे हट गया क्योंकि उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। क्या कर रहे हो? मेरे सिर पर ऐसे थपथपाओ जैसे मैं कोई बच्चा हूं। मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं अपने दौर में सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। सिंडर ने पलकें झपकाईं, वह वाकई उलझन में दिख रहा था। मैं तुम्हें प्रोत्साहित कर रहा था। क्या तुम्हें यही चाहिए था? सिल्वियर ने अपनी बाहें क्रॉस की, उसके गाल अभी भी लाल थे। प्रोत्साहित कर रहे हो? तुम मेरे साथ साफ तौर पर एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे थे। मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं 400 साल का हूं। मार्क गैरेट ने तीखी हंसी निकाली, उसकी लाल आंखें खुशी से चमक उठीं। 400? ओह, तो तुम एक बच्चे हो। सिल्वियर का चेहरा शर्मिंदगी से काला पड़ गया और उसने मार्क गैरेट को घूर कर देखा। अगर मैं एक बच्चा हूं तो तुम कितने साल के हो? मार्क गैरेट ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए अपने अगले शब्दों पर जोर देते हुए करीब झुकी। 2 मिलियन से ज्यादा। ईमानदारी से कहूं तो मैंने गिनती ही खो दी है। सिल्विर ने उसे घूर कर देखा, अचंभित। 2 मिलियन, यह असंभव है। मार्क गैरेट ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, छोटे पेड़। मैं यहाँ सबसे बूढ़ा हूँ। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है। इससे पहले कि सिल्विर उसके शब्दों को समझ पाती, अल्जुरिंग आगे बढ़ गया। मुझे उस कथन से असहमत होना पड़ेगा। मार्क गैरेट ने भौहें उठाईं। ओह, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बड़ी हो? मार्क गैरेट ने नाटकीय ढंग से अपनी छाती को पकड़ते हुए एक नकली सांस ली। 9 मिलियन, अल्जुरिंग, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दादा हो। तुम्हारे कितने पोते पोतियां हैं? अल्जुरिंग की नज़र थोड़ी सख्त हो गई, हालांकि वह हमेशा की तरह स्थिर रहा।
मैंने कभी नहीं कहा कि मैं दादा हूँ। मार्क गैरेट की चिढ़ाने वाली मुस्कान चौड़ी हो गई। रुको, तुम ऐसा नहीं कह रहे हो। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे कभी बच्चे नहीं हुए? अल्जुरिन का हमेशा का आत्मविश्वास गायब हो गया और उसने दूसरी ओर देखा। उसका चेहरा असामान्य रूप से उदास था। यह एक नाजुक मामला है। मेरा मानना है कि इस चर्चा को यहीं समाप्त करना सबसे अच्छा है। मार्क गैरेट की आंखें आश्चर्य और प्रसन्नता से चमक उठीं जब वह उसकी ओर झुकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम मुझे बता रही हो कि तुम सिंगल हो, अल्जू? अल्जुरिन ने सिर तेजी से उसकी ओर घुमाया। उसका माथा जलन में फड़क रहा था। मार्क गैरेट, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह तुम्हारी चिंता का विषय कैसे है। सिंडर, जो चुपचाप देख रहा था, अचानक हंस पड़ा। ओह, यह अमूल्य है। 9 मिलियन वर्षों के बाद भी शक्तिशाली अल्जुरिन सिंगल। ये किसी तरह का रिकॉर्ड होना चाहिए। सिल्विर, अभी भी चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन से उबर रही थी, उसने झिझकते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि यह सब सुनने के बाद मुझे अपने बारे में बेहतर महसूस करना चाहिए या बुरा। मार्क गैरेट ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए मुस्कुराया। चिंता मत करो, छोटे पेड़। तुम्हारे पास पकड़ने के लिए बहुत समय है। कौन जानता है, शायद अल्जू से पहले तुम्हें कोई मिल जाए। अल्जूरिन की तीखी नज़र मार्क गैरेट पर चली गई और उसकी आवाज़ धीमी, चेतावनी भरी हो गई। मार्क गैरेट, अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ सकता है कि मैं संकल्प का स्काई ड्रैगन क्यों हूँ। मार्क गैरेट हंसा, स्पष्ट रूप से उसकी धमकी से बेपरवाह। ओह, अल्जू, थोड़ा शांत हो जाओ। हम बस मज़े कर रहे हैं, है न? सिल्विया ने दोनों के बीच देखा, अभी भी उनके मजाक को समझने की कोशिश कर रहा था। तुम सब इतने बूढ़े होने के बारे में इतने लापरवाह कैसे हो? क्या तुम्हें थकान महसूस नहीं होती? मार्क गैरेट ने हल्के से अपना माथा हिलाते हुए हंसी। थका हुआ? सिल्विया, तुम जल्द ही सीख जाओगे कि उम्र हमारे जैसे लोगों के लिए सिर्फ एक संख्या है। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। सिल्विर ने अपना माथा रगड़ा, उसकी अभिव्यक्ति विचारपूर्ण थी। मुझे लगता है, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि आप सभी इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहे। 9 मिलियन वर्ष, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह कैसा होगा। मार्क गैरेट ने मुस्कुराते हुए उसके करीब कदम रखा। ठीक है, लंबे समय तक यहाँ रहो, छोटे पेड़, और शायद तुम्हें हमारी कुछ कहानियाँ सुनने को मिलें। कौन जानता है, शायद एक दिन तुम्हारे पास अपनी कुछ कहानियाँ होंगी। सिल्विर ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूँगा, हमारे भगवान के लिए, और तुम सभी के सामने खुद को साबित करने के लिए। सिंधु मुस्कुराया, इस बार उसके कंधे को थपथपाया। यही भावना है, सिल्विर। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मार्क गैरेट ने हंसते हुए कहा, उसकी मुस्कुराहट शरारती थी। और अगर नहीं, तो ठीक है, हमें तुम्हें आकार में लाना होगा, है न? ड्रैवन, जिसने खुद को पूरी बातचीत में शामिल नहीं किया था, अचानक अपना सिर हिलाते हुए आहें भरी। बस हो गया, हमें अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। हमें यहाँ अपना उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। चंचल माहौल थोड़ा बदल गया और समूह ने सहमति में सिर हिलाया। सिल्विया बेचैनी से हिल गया, उसकी नज़र मार्क गैरेट की ओर मुड़ गई क्योंकि उसके भीतर जिज्ञासा जाग उठी। मार्क गैरेट, काला ड्रैगन कौन है? मार्क गैरेट ने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए जवाब देने से पहले सोच समझकर अपना सिर झुकाया। उसका नाम ड्रैवन है, मैं वास्तव में उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, उसने स्वीकार किया। वह ज़्यादा बात नहीं करता, केवल ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता है। कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि वह रहस्यमय है। इससे पहले कि सिल्विया आगे कुछ पूछ पाता, ड्रैवन ने बीच में टोक दिया। वह धीरे धीरे मुड़ा, उसकी तीखी बैंगनी आंखें मार्क गैरेट पर टिकी हुई थीं। ये झूठ है, और तुम ये जानते हो, उसने कहा। मार्क गैरेट, बच्चे के दिमाग में बकवास मत भरो। मार्गरेट ने एक चंचल मुस्कान दी, जो स्पष्ट रूप से उसके कठोर शब्दों से परेशान नहीं थी। ओह, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, उसने अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ जवाब दिया। उसने ड्रैवन को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया क्योंकि वे शहर की ओर बढ़ रहे थे। बिना किसी चेतावनी के वे सभी अचानक पतली हवा में गायब हो गए। ... कुछ ही क्षणों बाद एलिस्टर एक विशाल गुफानुमा कमरे में दिखाई दिया, संभवतः अधिपति का कक्ष। ये स्थान विशाल था, लगभग एक अजीब गुफा जैसा, जो एक विशाल प्राचीन ड्रैगन के लिए उपयुक्त था। एलिस्टर बीच में खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर लेकिन चिंतनशील थी। ये यादें वापस लाता है, उसने बड़बड़ाया, उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। फिर उसने सिस्टम को बुलाया। सिस्टम, ये समय है, मेरी अगली जागृति के साथ आगे बढ़ो। प्रोसेसिंग। अचानक एलिस्टर की दृष्टि काली हो गई, उसका शरीर अचानक कैकोन जैसे खोल में बंद हो गया। फिजल, सुनहरे सिंहासन कक्ष में एक तारे के दिल की तरह चमक थी। सूरज की रोशनी ऊंची मेहराबदार खिड़कियों से होकर सोने से सजे सफ़ेद संगमरमर के पॉलिश किए गए फर्श पर बिखर रही थी। दीवारों के साथ ड्रैगन गार्ड खड़े थे, उनके ओब्सीडियन स्केल वाले कवच हल्के से चमक रहे थे।
प्रत्येक के हाथ में एक लंबा घुमावदार भाला था, जिसके सिरे पर एक गहना लगा हुआ था जो ऐसा लग रहा था मानो उनके हथियारों में भी जान हो। एक विशाल सोने की परत चढ़ी सीट पर बैठा एक ड्रैगन अधिपति। नहीं, यह एक राजकुमार था, क्योंकि विरासत उसके सीने पर नहीं लगी थी। शांत लेकिन प्रभावशाली नज़र से देखा, वह काले और चांदी के सुरुचिपूर्ण वस्त्र पहने हुए था, जिस पर प्राचीन चिन्हों के घुमावदार पैटर्न कढ़ाई किए हुए थे। उसके बाल काले और चांदी के थे और उसकी पीली आंखें जुड़वां सूरज की तरह जल रही थीं। उसने चारों ओर देखा। वह इस सभा का केंद्र था। अन्य जातियां उससे मिलने आई थीं, नश्वर लोगों के बीच एक जीवित देवता, और वे न केवल उसका सम्मान करने आए थे बल्कि घुटने टेकने आए थे। सबसे पहले आने वाले कल्पित बौने थे। उनकी नेता, सुनहरे पत्तों के साथ गहरे हरे रंग के वस्त्र पहने एक महिला, आगे बढ़ी और एक भेंट पेश की, एक चमकदार बैंगनी क्रिस्टल जो सुंदर नक्काशीदार लकड़ी में जड़ा हुआ था। युवा स्वामी, आपकी सुरक्षा के लिए एक उपहार, कल्पित बौने ने कहा। आपका शासन शाश्वत रहे और आपकी छाया हमारी भूमि को बर्बादी से बचाए। इसके बाद छिपकली के लोग आए, उनकी खालें प्रकाश में कांस्य और पन्ना के रंगों में चमक रही थीं। उनके नेता, एक पुरुष छिपकली, चौड़े कंधों वाला और हड्डियों के आभूषणों से सजे हुए, सोने और माणिक से भरा एक संदूक ले जा रहे थे। महान ड्रैगन राजकुमार, उसने कर्कश स्वर में कहा, उसकी आवाज़ बजरी जैसी थी, हम अपनी जिंदा रहने के लिए आपकी शक्ति के आभारी हैं। ये श्रद्धांजलि स्वीकार करें, क्योंकि आपकी शक्ति हमें अराजकता के जबड़े से बचाती है। ड्रैगन के नगले थे, उनके पास शुद्ध मित्रिल की एक विशाल तलवार थी, जो झिलमिलाती हुई रून से उकेरी गई थी। वे नीचे झुके। उनके नेता ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, हमारे युवा स्वामी, हमारे संप्रभु को हम अपने पूर्वजों की आग में गड़ी गई इस तलवार को अर्पित करते हैं। ये हमेशा आपके प्रभुत्व का प्रतीक रहे। हॉपीज ने उनका पीछा किया, उनके पंख सम्मानपूर्वक मुड़े हुए थे और उनके नेता, शुद्ध सोने के पंजे वाली एक महिला, ने ड्रैगन के पैरों पर बुने हुए स्काई स्टील और नीलम का एक मुकुट रखा। शक्तिशाली, उसने कहा, हम आपकी वजह से उड़ान भरते हैं। आसमान हमेशा आपका नाम गाता रहे। यहाँ तक कि अब भी आए। उनके विशालकाय शरीर औपचारिक फर में लिपटे हुए थे। उनका नेता, सोने के दांतों वाली एक विशाल आकृति, किसी लंबे समय से मृत जानवर की हड्डी से उकेरी गई एक विशाल सींग लिए हुए था। तराजू के स्वामी, उसने जोर से कहा, हमारे कबीले आपके झंडे के नीचे समृद्ध हों। लेविथान की रीढ़ से बना ये सींग आपकी अधिक शक्ति का सम्मान करे। एक एक करके उन्होंने अपने खजाने पेश किए। सोना, जवाहरात, कलाकृतियां, प्रत्येक कृतज्ञता और निष्ठा का प्रदर्शन। जब सभी चढ़ावे रखे गए तो भीड़ चुप हो गई। उनकी निगाहें राजकुमार पर टिकी थीं। वह विचारों में खोया हुआ लग रहा था, फिर भी वे सभी झुके। आसमान के शासक, सभी के रक्षक की जय हो। आपकी बुद्धि और शक्ति अनंत काल तक बनी रहे। जन्मदिन मुबारक हो, शक्तिशाली। अधिपति अपने सिंहासन से उठते ही वास्तविकता में लौट आया। अपने विषयों को देखते हुए उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। आप मेरा सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा, आपके उपहार और वफादारी मेरे दिल को गर्वित करती है। इस दिन को सिर्फ मेरे जीवन का उत्सव न बनने दें, बल्कि हमारी एकता का भी। हॉल में जयकारे गूंज उठे, लेकिन उनका मन पहले से ही कहीं और भटक रहा था। एक विशाल और अखंड क्षेत्र में, जहां क्षितिज स्वर्ग को चूम रहा था, युवा ड्रैगन लॉर्ड अपने मानव रूप में खड़ा था। उसके काले और चांदी के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी पीली आंखें सिंहासन कक्ष में इतनी भयंकर अब नर्म दिख रही थीं, एक ऐसी कमजोरी जो शायद ही कभी देखी गई हो। उसके सामने एक महिला खड़ी थी जिसकी उपस्थिति से उसे दुनिया रुक सी गई थी। उसके चांदी के बाल प्रकाश की नदी की तरह थे, जो नाजुक सुंदरता के चेहरे को ढंक रहे थे। उसकी लाल आंखें, भयंकर और दुखी दोनों, ड्रैगन राजकुमार की आत्मा के भीतर की उथल-पुथल की तरह। यह इस तरह क्यों खत्म होना चाहिए? उसने पूछा। उसकी आवाज़ उदासी से कांप रही थी। हमने पहले ही साथ में जीवन बनाया है। अगर तुम्हारे पिता को पता चल गया तो क्या तुम सच में उसे मार डालोगे? महिला ने अपने थोड़े गोल पेट पर हाथ रखा। उसका स्पर्श कोमल लेकिन कड़वा मीठा था। वह करेगा, इसलिए मुझे जाना चाहिए, उसने कहा। इसलिए जब तक मैं आज रात भागती रहूंगी, वह मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। मैं बहुत दूर भाग जाऊंगी। मेरे पास आओ, ड्रैगन राजकुमार ने कहा, और करीब आते हुए। मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। मेरा अधिकार। उसने एक उदास हंसी के साथ उसे रोक दिया। तुम्हारा अधिकार? क्या तुम भूल गए? ड्रैगन असुर जाति का स्वागत नहीं करते। मुझे घृणा, अविश्वास का सामना करना पड़ेगा। मैं अपने बच्चे को ऐसा नहीं कर सकती। उसकी मुठियां भींच गईं, उसका जबड़ा कस गया क्योंकि वह हताशा में दहाड़ने की इच्छा से लड़ रहा था। उन्हें कोशिश करने दो। मैं देखना चाहती हूं कि मेरी निगरानी में कौन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है। उसकी नज़र नर्म पड़ गई, लेकिन उसकी आंखों में दुख की छाया थी। कृपया इसे बंद करो। ये सबसे अच्छा है। मेरा कभी भी आपके जीवन को जटिल बनाने का इरादा नहीं था। ये बच्चा, यह मेरी स्वार्थी इच्छा थी। वह हिचकिचाई, उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी।
और तुम्हारे पिता, उन्होंने तुम्हें अपनी जाति के बाहर बच्चे पैदा करने से मना किया है। अगर उन्हें मेरा पता चल गया तो वे हम दोनों को मार देंगे। ड्रैगन ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसके कंधे उसके शब्दों के भार से भारी हो गए। मुझे ये पसंद नहीं है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ पीड़ा से भरी हुई थी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह उसके गाल पर हाथ रखते हुए करीब आ गई। मुझे पता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन यही एकमात्र तरीका है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन जाने से पहले, क्या तुम हमारे छोटे बच्चे का नाम रखना चाहोगे? एक पल के लिए उनके बीच सन्नाटा छा गया, जो केवल घास के बीच से सरसराहट करती हवा से टूटा। आखिरकार उसने बात की। हेल एलोरेथ, उसने कहा, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। वह मुस्कुराई, उसकी लाल आंखों में आंसू भर आए। जो सितारों तक पहुंचता है, उसने कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये सुंदर है, यह उचित है, उसने कहा, उसकी नज़रें उसकी आंखों से टकरा रही थीं। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही तुम्हें फिर से देखूंगा। उसने सिर हिलाया, उसके होंठ एक कड़वी मीठी मुस्कान में बदल गए। मैं वादा करती हूँ। और फिर जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, वह मुड़ी और चली गई, उसे विशाल बेपरवाह आकाश के नीचे अकेला छोड़ दिया। फिजूल, उसकी कांपती हुई बाहों में वह महिला थी जिसकी रक्षा करने की उसने कभी कसम खाई थी, चांदी के बालों वाली सुंदरता जिसने उसका दिल चुरा लिया था और उसे सदियों तक तरसती रही। उसका शरीर लथपथ था, उसकी त्वचा पीली थी, और जहां उसका दिल होना चाहिए था, वहां केवल एक खाली जगह थी। एक छेद जहां से उसका खून बह रहा था। उसकी अपरिहार्य मृत्यु का एक क्रूर प्रतीक। उसके खून ने उसके हाथों को दाग दिया, उसके कपड़ों में रिस गया, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके घुटने उसकी पीड़ा के बोझ तले दब गए और वह रो पड़ा, उसकी आवाज़ टूट गई। नहीं, नहीं, कृपया उठो, मुझे ऐसे मत छोड़ो। उसके शब्द हताश करने वाले थे, स्वर्ग से और जो भी क्रूर देवता इस दृश्य को देख रहे थे, उनसे एक विनती। उसकी लाल आंखें कमज़ोर होकर खुलीं, मानो उसने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी हो। उसके होंठ खुले, एक फीकी आवाज़ निकल रही थी। इसका कोई फ़ायदा नहीं, मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा खून खो दिया है। उसने अपने सिर को हिंसक तरीके से हिलाया, उसकी बातों को मानने को तैयार नहीं था। नहीं, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मैं तुम्हें लेडी गैल ओवा के पास ले जाऊंगा। वह इस दुनिया की सबसे बड़ी मरहम लगाने वाली है। वह तुम्हें बचा लेगी, बस रुको। उसकी आवाज़ हताशा से भरी हुई थी, जैसे ही उसके हाथ उसके चेहरे को सहलाने लगे, मानो सिर्फ उसकी इच्छाशक्ति उसे जीवन से जोड़े रख सकती है। उसका कांपता हुआ हाथ उठा, कमजोरी से उसके गाल को छूते हुए। रुको, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें पता है, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट थी, मरती हुई हवा की तरह नर्म। उसकी निगाहें हालांकि धुंधली थीं, लेकिन उनमें एक कड़वाहट भरी गर्माहट थी। उसके चेहरे पर बिना किसी आग्रह के आंसू बह रहे थे। क्यों? तुमने सिर्फ तभी मेरी मदद क्यों की जब तुम मुसीबत में थे? तुम वादे के मुताबिक वापस क्यों नहीं आए? उसकी आवाज़ टूट गई, सालों की लालसा और अनुत्तरित सवालों का बोझ उस पर टूट पड़ा। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, सालों तक मैंने इंतज़ार किया। मैंने तुमसे कभी नहीं सुना। मुझे माफ़ करो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आवाज़ में पछतावा भरा हुआ था। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जटिल नहीं बनाना चाहती थी, तुम्हें और परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। तुम इससे बेहतर की हकदार थीं। जैसे ही उसने कहा, उसका शरीर घुलने लगा, सुनहरे प्रकाश के कण अंधेरे आसमान में अंगारों की तरह उठने लगे। उसका शरीर फिसल रहा था और वह उससे और भी ज्यादा कसकर लिपट गया, मानो उसकी पकड़ अपरिहार्य को नकार सकती हो। उसकी निगाहें नर्म पड़ गईं और दर्द के बावजूद वह हल्की मुस्कान बिखेरने में कामयाब रही। हमारे बेटे की चिंता मत करो, मैंने उसे कहीं दूर भेज दिया है, सुरक्षित जगह। उसके शब्दों से उसका दिल टूट गया, न केवल उसे बल्कि उस बच्चे को खोने का विचार जिसे उन्होंने मिलकर बनाया था। नहीं, नहीं, मत जाओ, मुझे मत छोड़ो, उसने विनती की, उसकी आवाज़ निराशा के बोझ तले टूट रही थी। उसका कांपता हुआ हाथ आखिरी बार उसके चेहरे की ओर बढ़ा। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, अपने गाल पर दबा लिया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और वह फुसफुसाते हुए बोली, मुझे खेद है, लेकिन यह अलविदा कहना होगा। उसकी आंखों की रोशनी मंद पड़ गई और जैसे जैसे उसका शरीर और अधिक घुलता गया, उसने देखा कि आंसू उसके चेहरे पर बह रहे हैं। वह हल्के से हंसी, आवाज़ नाजुक लेकिन जानी पहचानी थी। ये तुम्हें शोभा नहीं देता मेरे प्यारे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, बस एक बार, मेरे लिए। उसके होंठ कांप रहे थे और उसने खुद को आंसुओं के बीच मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। यह एक टूटी हुई, खोखली मुस्कान थी, लेकिन उसके लिए ये काफ़ी थी। उसके अपने होंठ एक फीकी, उदास मुस्कान में बदल गए। तुम वहाँ हो, वह आदमी जिससे मुझे प्यार हो गया, उसने फुसफुसाया। और फिर वह चली गई, उसका अंतिम रूप हवा में फीका पड़ गया, उसे राख में घुटनों के बल बैठा छोड़ गया। उसके स्पर्श की याद और उसकी आवाज़ के अलावा कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारा उपहार मेरी रचना के लिए प्रेरणा है, मुझे और प्रेरणा दो।
ज़रबलुरिस। एक पल के लिए केवल सन्नाटा था जो केवल लपटों की चिंगारी से टूटा था। फिर उसका दुख कुछ तीखे ठंडे में बदल गया। उसकी सुनहरी आंखें क्रोध से जल रही थीं। जैसे ही उसकी निगाह आसमान की ओर उठी जहां आकृतियां मडरा रही थीं, एक अजीब ऊर्जा में लिपटी हुई। तुम, उसने दहाड़ लगाई। उसकी आवाज़ ने उसके नीचे की धरती को हिला दिया। उसकी आंखें विशेष रूप से एक आकृति पर टिकी थीं, एक आदमी जिसके चांदी के बाल और लाल आंखें थीं जो उससे बहुत मिलती जुलती थीं फिर भी उससे बहुत अलग थीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपनी ही बेटी को कैसे मार सकते हो, राक्षस? उस आदमी की निगाहें ठंडी थीं। उसने हमारी जाति को शर्मसार कर दिया, आदमी ने बिना किसी पश्चाताप के उत्तर दिया। उसकी हरकतों ने हमारे वंश को कलंकित कर दिया और मुझे खुद ही उस कलंक से छुटकारा पाना था। उसके होंठ एक फीकी मुस्कान में बदल गए। अफसोस है कि मैं बच्ची को नहीं ढूंढ पाया। मैं उस घृणित चीज को भी अस्तित्व से मिटा देता। ड्रैगन राजकुमार के हाथ मुट्ठियों में भींच गए, क्रोध से कांप रहे थे। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, उसके शरीर की हर मांसपेशी बदला लेने के लिए चीख रही थी। तुम्हें इसका पछतावा होगा, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज़ एक धीमी और खतरनाक वादा थी। आसमान काला पड़ गया, मानो स्वर्ग ने खुद ही उस तूफान को स्वीकार कर लिया हो जो आने वाला था। मंडराते हुए व्यक्ति ने एक ठंडी हंसी निकाली। उसने अपना सिर हिलाते हुए अपनी लाल आंखें चमकाईं। ये सब तुम्हारा दोष है, तुम्हें पता है। अगर तुमने उसे कभी कलंकित नहीं किया होता तो उसे कभी यह नसीब नहीं होता। उसका भविष्य उज्ज्वल हो सकता था, वह जीवन जी सकती थी जिसकी वह हकदार थी। वह हमारे लोगों का गौरव बन सकती थी, वह नेता बन सकती थी जो उसे बनना था। ये सब तुम्हारे कारण बर्बाद हो गया। ड्रैगन जम गया, शब्दों के साथ उसकी सांस अटक गई। फिर धीरे धीरे उसके होंठ एक कड़वी मुस्कान में बदल गए और उसके सीने से एक गहरी हंसी निकली। मेरे कारण। जैसे ही उसने अपनी सुनहरी आंखें आसमान में आदमी की ओर उठाईं, उसकी हंसी गहरी गहरी और खोखली हो गई। मुझे बताओ, तुम उसके बारे में क्या जानते थे? तुम अपनी बेटी के बारे में वास्तव में क्या जानते थे? ड्रैगन के आगे बढ़ने पर आग की रोशनी उसके चेहरे पर छाया डालते हुए प्रश्न हवा में लटका हुआ था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज़ भावनाओं से फट गई। यादें उसके अंदर से ऐसे बह रही थीं जैसे कोई बांध टूट गया हो। उसे तारों को देखना बहुत पसंद था, उसने कांपती आवाज़ में कहा। वह कहती थी कि तारे ही एकमात्र गवाह हैं जो उसे जज नहीं करते, दुनिया में एकमात्र रोशनी जो उसे अपने वजन के नीचे कुचलने की कोशिश करती है। वह आपकी कठोर अदालतों और अंतहीन उम्मीदों से दूर भाग जाती थी, बस घास पर लेट जाती थी और इन सब से दूर एक जीवन का सपना देखती थी। जिस तरह से आपने उसे नेतृत्व करने के लिए तैयार किया, जिस तरह से आपने उसे एक ठंडे, बेजान शासक के रूप में ढालने की कोशिश की, उससे वह नफरत करती थी। वह इसमें से कुछ भी नहीं चाहती थी। जब वह आगे बोल रहा था तो उसकी सुनहरी आंखें बिना बहाए आंसुओं से चमक रही थीं। उसे मीठी मदिरा बहुत पसंद थी, लेकिन वह नशे में धुत हुए बिना एक गिलास से ज्यादा नहीं पी सकती थी। उसे बारिश बहुत पसंद थी और वह उसमें नाचती थी, तब भी जब उसके आसपास की दुनिया संतुलन और पूर्णता की मांग करती थी। उसे तुम्हारे दरबार, तुम्हारी राजनीति, सत्ता के प्रति तुम्हारे अंतहीन जुनून से नफरत थी। वह बस जीना चाहती थी, एक सादा जीवन, इन सब से मुक्त। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आवाज़ टूट गई। और उसने मेरे साथ वह जीवन पाया। वह मेरे साथ मुस्कुराए, वह हंसी, वह आज़ाद थी। लेकिन तुम। उसकी आवाज़ तेज हो गई, उसका ईथर उसके शरीर से उठ रहा था, लेकिन कहीं ज्यादा गहरे रंग में। तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, है न? तुम उसे अपनी शर्तों पर खुश नहीं देख सकते थे। नहीं, उसे तुम्हारा आदर्श उत्तराधिकारी होना था, असुर गौरव की तुम्हारी चमकती हुई किरण। और अब वह इसके कारण मर चुकी है। वह अपने दुख के बोझ से दब गया और लड़खड़ा गया। मुझे उस दिन उसे रोक देना चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ फट गई। मुझे उसे रुकने पर जोर देना चाहिए था। मुझे उन लोगों को चुप करा देना चाहिए था जो उसके बारे में बुरा बोलने की हिम्मत करते थे। उन लोगों को दंडित करना चाहिए था जिन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उन सभी को मार देना चाहिए जिन्होंने उसके खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत की। उसके चारों ओर की लपटें और भी तेज हो गईं, जो उसकी आत्मा में तूफान को दर्शाती थीं। उसकी सुनहरी आंखें जल उठीं जब उसने उन्हें ऊपर की आकृति पर टिकाया। लेकिन अब मैं यहाँ हूँ और वह चली गई है। वह अब मेरे साथ नहीं है। मैं उसकी आवाज़ फिर कभी नहीं सुनूंगा, या उसकी मुस्कान नहीं देखूंगा, या उसका हाथ अपने हाथ में महसूस नहीं करूंगा। ये सब इसलिए क्योंकि मैंने उसे जाने दिया, क्योंकि मैंने उसे उस राक्षस के जबड़े में जाने दिया जिसने खुद को उसका पिता कहा था। ड्रैगन का ईथर नरक की तरह फट गया, उसके शरीर से गहरे सुनहरे और सफ़ेद रंग की लपटें निकल रही थीं और वह एक चमकदार चमक में बदल गया। उसका विशाल शरीर एक विशालकाय सफ़ेद और सुनहरे ड्रैगन जैसा हो गया, जिसके तराजू सूरज की रोशनी की तरह चमक रहे थे। उसकी गहरी पीली आंखें क्रोध से जल रही थीं, उनकी गहराई में क्रोध का तूफान घूम रहा था। उसकी आवाज़ झुलसे हुए जंगल में गड़गड़ाहट से गूंज उठी, जिससे आकाश हिल गया।
तुमने मेरा सबसे बड़ा खजाना छीन लिया है, और जो मुझसे छीनता है मैं उसे कभी माफ नहीं करता। उसने दहाड़ लगाए। ऊपर मंडराते हुए असुर अधिपति ने निराशा में अपने दांत पीस लिए, उसकी लाल आंखें सिकुड़ गईं। उसे रोको, उसने चिल्लाया। उसके आदेश पर दूसरे असुरों ने ईथर की जंजीरें बनाई, जादू की विशाल चमकती हुई संरचनाएं जो ड्रैगन के विशाल शरीर की ओर बढ़ीं। जंजीरें उसके अंगों, गर्दन और पंखों के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं और उसे नीचे रखने की कोशिश करते समय ईथर से चटक रही थीं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वे सफल हो गए हैं। फिर एक गगनभेदी दहाड़ के साथ ड्रैगन ने अपने विशाल शरीर को मोड़ा। जंजीरें एक पल में टूट गईं, हवा में बिखरने वाले टुकड़ों में फट गईं। उसकी हरकत से इतनी तेज लहर उठी कि जलता हुआ जंगल पूरी तरह से जलकर राख हो गया। पेड़ टूट गए, जमीन फट गई और यहाँ तक कि आसमान भी उसके क्रोध के बल पर कांपने लगा। असुर तूफान में पत्तों की तरह पीछे की ओर गिर गए, उनके अधिपति मुश्किल से अपनी स्थिति बनाए रखने में कामयाब रहे। ड्रैगन का ईथर ज्वाला की तरह भड़क उठा, एक ऐसी आभा जो इतनी भयंकर थी कि जो भी उसके पास जाने की हिम्मत करता उसे जला देती। उसकी सुनहरी आंखें असुर अधिपति की ओर मुड़ गईं और उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट से भर गई। पकड़ने का एक मूर्खतापूर्ण प्रयास। एक कारण है कि आकाशीय लोग ड्रैगन से डरते हैं। कोई भी जाति हमारे साथ युद्ध करने की हिम्मत क्यों नहीं करती? हमारे क्रोध के कारण स्वर्ग क्यों काला पड़ जाता है? मुझे आपको समझाने की अनुमति दें, ड्रैगन का क्रोध सब कुछ भस्म कर देता है।